गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। और क्योंकि एग्जाम रोज 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 तुम्हारे करीब आते जा रहे हैं, अब एक बहुत ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके हर चीज़ में से गो थ्रू हो जाएं। जितने भी सब्जेक्ट्स एग्जाम में आने वाले हैं, जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, एचएसएससी का एक सेट पैटर्न है जिसमें से वो पिछली बार भटक गया था और पेपर बहुत हाई लेवल का बना दिया। लेकिन अब आप एनालाइज करेंगे तो पिछले सारे एग्जाम्स जो पिछले 3-4 महीने में हुए हैं, उन सब का स्टैंडर्ड बिल्कुल ठीक है। एग्जाम के लिए जितनी ज़रूरत है उतना वो कवर कर रहे हैं। हार्ड पोर्शन भी दे रहे हैं, लेकिन हाँ उतना दे रहे हैं जितना कि बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि वो पढ़ के आएंगे। और अगर पेपर लीक नहीं हुए तो जो जो मेहनत करेगा वो सब नौकरी में होंगे। पेपर का स्तर ऐसा आ रहा है कि पढ़ने वाला बच्चा लग ही जाएगा। ठीक है, चलिए हरियाणा जीके की हम बात कर रहे थे। और हरियाणा जीके अब जिसके पास किताबें हैं वो देख रहे होंगे, बहुत सारा सिलेबस हमारा अब कंट्रोल में है। अब हमें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और कल परसों में देख रही थी, बहुत सारे बच्चों के टेक्निकल टीम बता रही थी कि मैसेजेस थे कि अब बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया तो अब थोड़ी स्पीड घटा दी जाए। स्पीड घटाने के लिए हम और कुछ दिन पढ़ लेते हैं, फिर स्पीड घटा देंगे, ताकि ये हो कि हमें दिक्कत ना आए किसी भी फॉर्म में। पेपर वैसे अब आप लोगों के जो है ना, उम्मीद रहेगी मार्च अप्रैल में जो बचे हुए एग्जाम्स हैं वो होंगे, जो बड़े लेवल पे एग्जाम्स होंगे। तो तब तक के लिए हम लोग इतना तो कर ही लेंगे आराम से कि हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, लगभग कंप्लीशन पे है, डाटा रह गए हैं, नेशनल हाईवेज रह गया। एक ये पशु जो जनगणना अभी हुई थी 2019 वाली, उसको हम कर लेंगे करंट में, क्योंकि उसमें कुछ खास पॉइंट्स में बदलाव आया था, वो पढ़ा दूंगी। एक एक दिन की कहानी है, वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं है। एक दिन नेशनल हाईवेज हो जाएगा, एक दिन वो, एक दिन बचे हुए मंदिर के अलावा जो मस्जिद और ये सब बच रहे थे। यानी हार्डली 10 दिन का हमारा सिलेबस शायद पकड़ नहीं पाएगा, 10 दिन भी उससे कम का सिलेबस रह गया। और उसके बाद फिर ये है कि हाँ चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और हरियाणा हिस्ट्री पे हम काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 3-4 जो क्लासेस गई हैं, 3-4 क्या, मेरे ख्याल पिछली 6 क्लासेस से लगभग हम लोग हरियाणा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 57 की क्रांति को बहुत डिटेल से कवर किया। 1885 के बाद से, यानी कांग्रेस की स्थापना के बाद से, और आप लगा लीजिए 1947 आज़ादी तक के हरियाणा के ऊपर हमने सारे डिटेल से बातचीत की, जिसमें कि आर्य समाज था, सनातन धर्म सभा थी, सिख सभाएं थी। अलग अलग तरीके से हरियाणा में चेतना जगाने का काम कर रहे थे अलग अलग तरह के लोग। तो उसको हमने पढ़ा डिटेल में। फिर हम पिछली तरफ देखें तो हम पढ़ के आए हैं अभी कल परसों में ही कि किस तरह से यहाँ पे जब आपके यहाँ अब्दाली का आक्रमण हुआ तो किस तरह से आपका हरियाणा जो था वीरान रह गया, कैसे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने गिद्ध दृष्टि से हरियाणा पे मेरा कब्जा वो वाला काम चला। और फिर हमने पढ़ा मध्यकाल में कि किस तरह से महमूद गजनवी आया तोमर वंश के राजाओं के टाइम में, फिर गौरी आया। उस टाइम पर यहाँ पे चौहान वंश के राजा राज कर रहे थे, तोमर और चौहान लड़े थे, फाइनली फिर चौहानों का यहाँ बोलबाला रहा था। और उसी टाइम पे फिर गौरी ने अटैक किया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक हमने पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत हमने कंप्लीट पढ़ी, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, जिनमें से कि इब्राहिम लोदी लड़ते हुए पहला और आखिरी था जो मारा गया सुल्तान। और उसके बाद फिर हमने मुगलों के बारे में पढ़ा था, भाजसा बताया था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, कि किसके टाइम में क्या क्या असर हमारे ऊपर रहा। टोडरमल की हमने बातचीत की थी। हमने ये पढ़ा था जाटवा, हेमराज, अगर तुम्हें याद हो, तुमने पढ़ा होगा निकाल के तो याद आएगा, वरना नहीं। फिर हमने देखा था कि कैसे हेमचंद्र विक्रमादित्य जो रेवाड़ी का था, 22 लड़ाइयां जीता जब वो सेनापति था शेरशाह के टाइम में, और सारी की सारी जीता। वो दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था। और उसके बाद मध्यकाल में जो था, उसके बाद कोई नहीं हुआ, फिर सब मुस्लिम रहे, इस्लाम धर्म को मानने वाले। और टोडरमल की नीतियों से कैसे हमारी आर्थिक व्यवस्था प्रभावित थी। फिर हमने देखा था जहांगीर के कोषाधिकारी शेख फरीद ने आपका फरीदाबाद नाम का शहर बसाया था। शाहजहां के बड़े बेटे ये दारा शिकोह का टीचर था शेख चिल्ली, आध्यात्मिक गुरु, जिसके नाम का कि हमने देखा था शेख चिल्ली का मकबरा, हरियाणा का ताजमहल। फिर हमने पढ़ा था कैसे कुछ मूर्ख बादशाह हुए औरंगजेब के बाद, और इसीलिए वो एक उथल पुथल का काल था 1707 से 1857 के बीच का। ये सारा इतिहास हमने पढ़ लिया। इसी को मध्यकाल कहा जाता है। तो मध्यकाल अब तुम्हें पूरा आना चाहिए। मध्यकाल मतलब है जो ये मुगलों वाला था। तो हमने पढ़ा 1000 के आसपास से लेके, और ये मुगल जहां तक खत्म हुए 1757, मेन 1707 तक। उसके बाद फिर 1707 से 1857 तक तो बहुत उथल पुथल थी, जिसमें कि अब्दाली का युद्ध हुआ, 1756 की आपकी लड़ाई थी, ये पानीपत की लड़ाइयाँ। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा कैसे
क्रांति आई, कैसे आपने 57 की क्रांति में कोशिश की, फिर कैसे कांग्रेस बनी, फिर कैसे अलग अलग शाखाएं। तो ये मध्यकाल से मॉडर्न इंडिया, हरियाणा का क्या रोल था, ये कंप्लीट हो गया। आज हम लोग बातचीत करेंगे प्राचीन इतिहास की, क्योंकि एक ही पार्ट रह गया, मॉडर्न और मेडिएवल तो आपने समझ लिया। किताब जरूर पढ़ते रहना वरना बात नहीं बनेगी। हमने मध्यकाल में कई बड़े नाम पढ़े, प्राचीन से उनको भी आज जोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, प्राचीन भारत में हरियाणा का क्या योगदान था, हरियाणा में क्या कुछ था खास। हम हरियाणा की बात करेंगे तो पहले उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें ईजेड है ना, ठीक है। देखिए, अब जो लोग क्लास को देख रहे हैं उन लोगों को हरियाणा के इतिहास के बारे में जो पता होना चाहिए वो ये कि 2 हिस्से हम पढ़ चुके हैं। 3 ही हिस्से होते हैं ना, एक को आप कहते हैं प्राचीन, जिसमें कि मेन क्या क्या आता है, मेन आता है हड़प्पा वाला काल प्राचीन में, फिर आती है वैदिक सभ्यता, इसके बाद आ जाते हैं महाजनपद जिसमें कि बौद्ध और जैन की बात करते हैं, ये सब एंशियंट में पढ़ते हैं महाजनपद। और फिर इसी में आ जाता है बौद्ध और जैन के बाद मौर्य, और इसी में आ जाता है गुप्त, और फिर मौर्य के बाद मौर्योत्तर, गुप्त के बाद गुप्तोत्तर, इतने पे एंड हो जाएगा प्राचीन। प्राचीन के 4-5 टॉपिक होते हैं बस जो मेन, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। मध्यकाल की अगर बात करें तो इसमें गिना जाता है आपका मेनली गजनवी और गौरी, जिनसे शुरुआत मानी जाती है इनकी। और इसके बाद फिर पूरी दिल्ली सल्तनत जिसको आप कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, ग ख तस्लम, यही तो पढ़ा था कल। और फिर इस म का मतलब है मुगल, जिसका अपना फॉर्मूला है भाजसा, कल हमने ये कंप्लीट किया था। फिर हमने एक और टॉपिक पढ़ा था 57 की क्रांति से, जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी, और आज़ादी 47 जिसमें कि यूनियनिस्ट पार्टी आपने पढ़ी थी, आर्य समाज आपने पढ़ा था, जमींदार लीग आपने पढ़ी थी, गांधी जी का हरियाणा में आगमन था, फिर उन्होंने भिवानी में, रोहतक में, कलानौर में कैसे भाषण दिए थे, फिर वो अम्बाला आए थे, कैसे उन्होंने क्रांति का अलख जगाया, जिसमें कि लाला मुरलीधर जी ने उनकी मदद की, लाला लाजपत राय जी ने उनकी मदद की, और कैसे सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में, इंडियन नेशनल आर्मी जो उन्होंने बनाई थी, उसमें आपके ढेरों जवान लड़के शामिल हुए, जिनमें से कई सारे वीरगति को भी प्राप्त हुए। तो वो सब चीजें हमने पढ़ ली हैं, यानी आपने ये मध्यकाल कंप्लीट कर लिया। इस मध्यकाल के बाद ये वाली जो बातें थी ना, ये आपके आधुनिक काल का हिस्सा थी। ये दोनों लास्ट के लगभग 6-7 क्लासेस जो हैं वो इन्हीं पर बेस्ड हैं, वो आपको जरूर पढ़नी है, तभी आप किताब समझ पाओगे। अगर आपने वो नहीं सुनी है तो फिर आपको किताब समझ में नहीं आएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत, ठीक है। तो प्राचीन में एक एक करके इसको पढ़ते जाएंगे, डिफिकल्ट नहीं है अगर समझ के पढ़ोगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है अगर बिना समझे सोचोगे सीधे किताब उठा लूं, क्योंकि वो फैक्ट्स समझ में नहीं आएंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज हम बात करेंगे इसकी 4-5 ही टॉपिक हैं, जिसने हिस्ट्री पढ़ी है उसके लिए दिक्कत नहीं है। आज सबसे पहले बात करते हैं, हम पीछे से कवर करते चलेंगे, तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल, गुप्त और गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्तों के बाद का और गुप्तों का। आप सब हिस्ट्री पढ़ के आए होंगे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है ना, उसको हिस्ट्री तैयार करनी ही पड़ती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको हरियाणा हिस्ट्री तब समझ में आएगी जब आपको पहले इंडियन हिस्ट्री आती होगी। अगर इंडियन हिस्ट्री नहीं आती तो हरियाणा हिस्ट्री सीखना मुश्किल है। गुप्त और गुप्तोत्तर की बात कर लेते हैं। तो गुप्त में यहाँ मेरा मेन मतलब है, मेन आदमी कौन होगा गुप्त में, एक तो चंद्रगुप्त मेन आदमी होगा, जिसको कि कहते हैं वास्तविक संस्थापक। फिर इनका बेटा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, जिसने कि 9 आर्यावर्त के राजा हराए थे और 12 दक्षिण भारत के। फिर इनका बेटा था अपने दादा के नाम जैसा, जिसको हम कहते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। फिर इनका बेटा था जिसका नाम था कुमारगुप्त, जिसने यूनिवर्सिटी बनवाई नालंदा वाली। और फिर इनका बेटा था स्कंदगुप्त। यही तो मेन गुप्त थे। ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनका टाइम बेस्ट टाइम है। और अगर कहीं इंडिया में स्वर्ण काल कब था, तो आप कहोगे गुप्तों का काल स्वर्ण काल था। आधुनिक मंदिर जो आप देखते हैं, ये मंदिरों को जो कहते हैं कि देन किसकी है, तो इस काल की देन है। आप गंगा यमुना का देवियों के रूप में जो चित्र देखते हैं वो इनकी देन है, इस काल की। तो मंदिर हैं, मूर्तियां हैं गंगा यमुना की, या आप बात कर लीजिए साइंस की, मैथ्स की, आर्किटेक्चर के, ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं गुप्त काल में। तो इनका असर आप पे भी आया होगा, ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े राजा करते तो आपसे भी प्रभावित, आपका एरिया भी प्रभावित रहा होगा। आप जैसे समुद्रगुप्त की बात करें तो ये जब इसने पूरे भूमंडल को बांधने का जब एक
इसने प्लान किया तो उस टाइम पर आपका हरियाणा भी इन्हीं के एरिया में गिना जाता था, तो इनका आधिपत्य आपके हरियाणा तक था। गुप्तों का बस इतना है, बाकी इन्होंने कोई हरियाणा पे ऐसे अलग से नहीं पढ़ा ना कि इनका ये योगदान है, ये योगदान। एक छोटी सी लाइन है कि भाई समुद्रगुप्त के टाइम में आपका हरियाणा जो था वो गुप्तों में शामिल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ छोटे मोटे से जो राजा वाजा थे उन सब के ऊपर हावी हुआ गुप्त, और अब हम लोग गुप्तों के अंडर आ गए, उनकी रियासत मतलब उनका जो टेरिटरी थी हम उसका हिस्सा बन गए। गुप्तोत्तर काल में यानी जब गुप्त कमजोर पड़े, इनका अंत हुआ, तब आपके यहाँ बड़े राजा जन्मे। जब देश में बड़ा राजा था तो आपके यहाँ बहुत बड़े राजा नहीं थे। जब देश के बड़े राजा का अंत हुआ गुप्तोत्तर काल में, तो आपके यहाँ कई छोटे छोटे से पाठ संभालने वाले देखने में मिले, जिनमें एक आपने शायद सुना होगा वर्धन राज्य। वर्धन राज्य, और इसी को हम कह देते हैं पुष्यभूति, पुष्यभूति वंश। क्यों ऐसा बोलते हैं? इसके कई राजाओं के नाम में वर्धन लगता था, जैसे प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, तो वर्धन इनके कारण वर्धन कहलाया। और पुष्यभूति क्यों कहलाया? क्योंकि जिसने इसकी शुरुआत की, जो पहला स्वतंत्र, जिसने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट राजा हूं और ये मेरा वंश है और हम यहाँ के राजा हैं, उस आदमी का नाम था पुष्यभूति। ये पहला राजा था। कहते हैं इस वंश में 6 प्रतापी राजा हुए, जिनके बारे में साक्ष्य हैं लिखित में। हुए तो पता नहीं कितने होंगे, लेकिन मेन माने जाते हैं 6 राजा, और इन 6 राजाओं में ही एक नाम है हर्षवर्धन का। तो इसका पुष्यभूति पहला ताकतवर राजा था। और पुष्यभूति कहाँ था? तो ये हरियाणा में थे, मेनली हरियाणा। आपको कैसे पता? क्योंकि इनकी राजधानी थी थानेसर। थानेसर आज भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एरिया में पड़ता है। थानेसर या स्थानेश्वर जिसको कहते थे, वो हरियाणा में आज भी एज इट इज है, कुरुक्षेत्र का हिस्सा, ये इनकी राजधानी। तो राजधानी कहाँ बनाएगा आदमी? जहां उसकी टेरिटरी होगी। इसका मतलब ये हरियाणा से संबंधित थे, ठीक है। अब इस वंश में कई प्रतापी राजा हुए और एक बड़ा राजा इसमें हुआ प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन कहते हैं ये 4थे नंबर का बड़ा राजा था प्रभाकर वर्धन। बहुत बढ़िया राजपाट चल रहा, सब कुछ ठीक ठाक था भाई, रिच एरिया था, खूब टैक्स आता था, बढ़िया सेना थी इसके पास। इसके 3 बेटा बेटी हुए। इसका एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था राज्यवर्धन। ये वर्धन साम्राज्य इसीलिए कहलाता है, इनके नामों में वर्धन था। दूसरे का नाम इसने रखा छोटे बेटे का हर्षवर्धन, और इसने अपनी बेटी का नाम बेटे जैसा नाम रखा राज्यश्री। ये इसकी बेटी थी। इनकी टेरिटरी जो थी, कहाँ के राजा थे ये? थानेसर। यानी आप ये मान लो कि जो आपकी यमुना नदी है ना, इसके आसपास की टेरिटरी इनकी थी। यमुना से इस तरफ का एरिया मेनली इनका था, जिसको आप कहते हैं हरियाणा पंजाब का इलाका, तो वो उस पर इनका प्रॉपर्टी राइट था, ठीक है। अब प्रभाकर वर्धन ने अच्छा खासा राजपाट किया। जब बूढ़ा हुआ, एज्ड हुआ, तो जैसा कि हमारे इंडिया में नियम था कि ज्येष्ठ पुत्र, बड़े बेटे का हक होता है पहले राजपाट पे। ये पुरानी व्यवस्था चली आ रही है। आज भी आप देखें, हमारे पेरेंट्स के टाइम तक बड़े भाई की इज्जत घर में ज्यादा हुआ करती थी। अब धीरे धीरे सब बराबरी पर आ गया, लेकिन मुझे ध्यान है कि हमारे पापा के टाइम तक ताऊ जी की इज्जत एक अलग थी। तो ये आज से नहीं, सदा से हमारी रीत चली आई कि घर में बड़े की इज्जत एक अलग ढंग से मानी जाती है, बशर्ते कि वो उस लायक भी हो। आधे तो लायक ही नहीं होते ना, फिर कैसे इज्जत करें। तो राज्यवर्धन का पहला हक था, पिताजी के गुजरते ही ये राजपाट संभालने बैठ गया। 605 ईस्वी में ये राजा बना, एडी, ठीक है। इन्होंने अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी कर दी थी मौखरी वंश के राजा के साथ। मौखरी वंश कहाँ था? यूपी के एक बहुत उपजाऊ इलाके पर, जिसको आप कहते हैं कन्नौज। तो इनकी बेटी जो है ना, उसकी शादी कर दी इन्होंने कन्नौज के राजा से। कन्नौज यूपी में आज भी एक जगह का नाम है कन्नौज। जैसे आपके यहाँ थानेसर है ना, ऐसे कन्नौज आज भी है यूपी में। तो कन्नौज में अपनी बेटी की शादी, यानी हरियाणा से एक लड़की की शादी यूपी की तरफ कर दी। भाई दोनों अच्छे इलाके हैं, दोनों में नदियां बहती हैं, खान पान बढ़िया है, रिच कल्चर है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सभी करते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात थी। लेकिन क्या हुआ, जब जैसे ही ये आदमी एक्सपायर हुआ ना, इसके बड़े बेटे के राजपाट या गद्दी संभालते ही इसकी जो बहन थी राज्यश्री, इसके हस्बैंड का मर्डर कर दिया। किसने? जो उसके अड़ोसी पड़ोसी होंगे, जिनमें कि गौड़ वंश का था अपना ये शशांक था, और 1-2 और मालवा के राजा वजा थे। तो इनकी खुद की माँ जो थी ना, वो मालवा राजा की बेटी थी, यानी पुरानी रिश्तेदारी थी। तो एक चिढ़ होती है। अब अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है डिटेल से, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ हरियाणा में, ये यूपी में, यहाँ की लड़की की शादी यहाँ की। ये यूपी का कन्नौज बहुत बहुत बढ़िया इलाका है। इस पे हर कोई सोचता है यार मेरा अगर कब्जा हो जाए तो यहाँ से मुझे खूब टैक्स मिलेगा, मतलब रिच एरिया है, खूब बढ़िया खेती होती है। तो इस पे नजर रखता था मालवा वाला भी, बंगाल वाला भी, इस तरह के जो आसपास के रहे, असम भी, इस तरह ये छोटी टेरिटरी के राजा। तो ये इन सबकी नजर में था कि कैसे ना कैसे कन्नौज हमें मिल जाए। तो कन्नौज के राजा का मर्डर कर दिया प्लान करके।
किस किसने? मालवा और बंगाल के राजाओं ने मिलके और उसको बहला फुसला के उसका मर्डर कर दिया। कन्नौज का राजा मरते ही वो प्रॉपर्टी खाली हो गई। अब प्रॉपर्टी खाली हो गई तो जिसका मन करेगा अटैक करके प्रॉपर्टी को ऐंठ लो, पहले यही तो तरीका था प्रॉपर्टी ऐंठने का। तो इसलिए कन्नौज की जैसे ही प्रॉपर्टी खाली हुई, वो लड़का मरा तो उस राजा का मर्डर हुआ। तो ये जिम्मेदारी बन गई भी जिनकी बहन थी कि भाई अपनी सिस्टर के हस्बैंड का किसी ने मर्डर कर दिया तो सिस्टर को संभालना पड़ेगा ना उसकी प्रॉपर्टी को। इसीलिए जब जैसे ही राज्यश्री का पति मरा या उसकी हत्या हुई, तुरंत से राज्यवर्धन, अभी राजा बने साल हुआ था मुश्किल से, 606 की घटना है, अपनी बड़ी सेना लेके, इसको पता चल गया कि अब मेरी सिस्टर के जो इलाका है, क्योंकि बेटा बेटा कोई था नहीं बड़ा, अब इस पे अड़ोसी पड़ोसी जो है वो नजर डालेंगे और वो इसको हड़प लेंगे इस प्रॉपर्टी को, और इसकी जो सिस्टर है वो कहाँ जाएगी। तो इसीलिए इसने चढ़ाई कर दी एक सेना लेके राज्यवर्धन ने कि भाई मेरी बहन की प्रॉपर्टी है और अगर इसका हस्बैंड नहीं है तो अब ये प्रॉपर्टी मेरी बहन के नाम पे हम संभालेंगे। तो राज्यवर्धन अपनी सेना लेके गया गुस्से में कि किसने हत्या की है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भाई एक ही बहन थी और पिताजी थे नहीं, तो सिस्टर की जिम्मेदारी तो बड़े भाई की बन गई ना। तो यहाँ से राज्यवर्धन अपनी सेना लेके गया और इसने जाके वहां पे ये एक बड़ा स्टेप लेता। उससे पहले प्लान करके, और ये जो साउथ वाले थे ना दोनों, इन दोनों ने, गॉड नरेश शशांक ने, इसका भी मर्डर कर दिया, बहुत चालाकी से इसका मर्डर कर दिया। यानी ये लेने गया था बदला लेकिन अपनी जान गवा बैठा। तो देखो पहले सिर्फ कन्नौज खाली हुआ, अब क्या भी खाली हो गया? थानेसर। तो दो बड़ी प्रॉपर्टी अब खाली हो गई। कन्नौज तो है ही, वहां के तो राजा का मर्डर कर दिया, और जब उसका बदला लेने के लिए थानेसर से राजा चला क्योंकि वो उसका रिलेटिव भी था, तो उसका भी मर्डर कर दिया। तो सोचो यमुना के पास की दो प्रॉपर्टी खाली हो गई, एक हरियाणा वाली और एक यूपी वाली। तो अब ये दोनों उपजाऊ इलाके हैं। अब इसमें कन्नौज में तो कोई राजा नहीं था क्योंकि उसका कोई बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन हर्षवर्धन तो जवान था ना, 16 साल का लड़का था। अब 16 साल का लड़का तो राजा बन सकता है। 14 में अकबर राजा नहीं बन गया था क्या? तो 13-14 के बाद तो राजा बनना नॉर्मल बात थी। अब 16 साल के इस लड़के पे अचानक से देखो कितना दुखों का पहाड़ टूटा। एक साल के अंदर जीवन कैसे बदला। या तो पिताजी बैठे थे, बड़ा भाई बिल्कुल फ्री था, या 605 में पिताजी चल बसे, 605 में ही इसके भाई को राजा बना दिया, इसके जीजा का मर्डर कर दिया और अब इसका भी मर्डर कर दिया। इसे कहते हैं देखो टाइम कैसे बदल सकता है किसी का भी। कहने को राजा थे, क्या शाही ठाठ में रहता होगा ना कि बढ़िया घर में बहन की शादी हो गई, बड़ा भाई मेरे सिर पे बैठा, मेरे पिताजी मेरे सिर पे, कभी चिंता ही नहीं थी। और देखते देखते सब कुछ खत्म हो गया, पिताजी भी गए, बड़ा भाई भी गया और सिस्टर भी विधवा हो गई। अब ये 16 साल का एक लड़का अपनी सेना लेके गुस्से से भरा कि सब कुछ खत्म कर दिया कुछ लोगों के घटिया चाल ने। क्यों? कन्नौज हड़पना था। ये अपनी ताकतवर सेना को लेके जैसे ये गया था ऐसे ये भी गया। इस लड़के ने बहुत समझदारी से काम लिया और इसने सब कुछ प्लान करके जिन लोगों ने इनके जीजा को मारा था और इसके भाई का मर्डर किया था उन सबको साफ कर दिया। और इसकी मदद की थी असम की तरफ से आने वाले राजा ने भी। तो एक ये 16 साल का लड़का, जो काम इसका बड़ा भाई इसके पिताजी नहीं कर पाए वो काम इसने किया। और सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी का मालिक बनता अगर पिताजी बैठे होते, तब शायद ऐसे मारकाट ना मचाता, लेकिन अब इसने पूरी टेरिटरी पे अपना कब्जा जमा लिया। और पिता और भाई के मर्डर के बाद इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि सब कुछ मुझे अब अपने अंडर लेना है। और अपने अंडर लेने के लिए थानेसर में अकेला नहीं बैठा रहेगा, ये अपनी राजधानी शिफ्ट करेगा कन्नौज में। और जो इसकी बहन थी ना, वो सती होने के लिए चली गई थी विंध्याचल पहाड़ों में, तो अपनी सिस्टर को भी इसने ढूंढवाया, पकड़ के लाया और कहा जब तक तेरा भाई, छोटा भाई जिंदा है तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी प्रॉपर्टी अब हमारी है और जो तेरा हिस्सा था वो एज इट इज तेरा है। लेकिन अब उस पर राजपाट तो बहन तो नहीं कर सकती ना, उस टाइम औरतों को इतना ज्ञान नहीं था। तो इसलिए राजा के रूप में काम किसने किया? खुद हर्षवर्धन ने। तो पहली राजधानी थानेसर थी, दूसरी राजधानी क्या बना दी इसने? कन्नौज। और फिर कन्नौज ही मेन बन गई। इस पूरी टेरिटरी का मालिक अब हर्षवर्धन है, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। कल मैं दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कह रही थी, वो कौन था? वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य। आज मैं कह रही हूँ उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, क्योंकि इसने नॉर्थ इंडिया के बड़ी बेल्ट पर कब्जा किया, हरियाणा, यूपी और पूरा ये अपना एमपी वाला इलाका और बंगाल तक का इलाका, पूरी बेल्ट इसकी थी। कितना टैक्स आता होगा, कितना बढ़िया इसका कामकाज था। अब इस बढ़िया कामकाज, बढ़िया टैक्स, बढ़िया सेना के चक्कर में इसकी हिम्मत बढ़ गई और नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया कि साउथ की तरफ भी चलना चाहिए। क्या पता जैसे यहाँ का राजा हूँ, साउथ वाले भी मुझे एक्सेप्ट कर लें अपना राजा, टैक्स बढ़ जाएगा, बड़ी सेना बन जाएगी। क्योंकि इससे पहले गुप्तों ने तो ऐसे एग्जाम्पल सेट कर रखे थे ना। जैसे ही अपनी सेना लेके कन्नौज से नर्मदा नदी के तट पे पहुंचा, नर्मदा के नीचे एक इलाका था जहां पुलकेशियन द्वितीय राज कर रहा था। पुलकेशियन
राजा का नाम है पुलकेशियन सेकंड, ये राज कर रहा था। और पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य राजा था। चालुक्यों की अलग अलग शाखाएं थी। आप लोगों ने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी, जो मैंने पढ़ा रखी है, तो चालुक्य को मैंने डिटेल से समझाया है। इनकी चालुक्यों की राजधानी बादामी थी, वातापी वाले थे, वेंगी वाले, कई चालुक्य थे ये। तो पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य राजा था। अब इसको लगा कि यार ये तो ऐसे ऊपर वाला राजा ऐसे आएगा, नीचे सबको भ्रष्ट कर देगा, सब जगह अपना जो है मारकाट मचाएगा, तो इसको रास्ते में ही रोकना चाहिए, अपनी टेरिटरी में नहीं घुसने देना चाहिए। इसीलिए चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय अपनी सेना के साथ पहुंच गया नर्मदा नदी के तट पर। और जैसे ही वो वहां से सेना लेके आया, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय, जो कि साउथ इंडिया से आया था, एक छोटे से इलाके का राजा, ये जीत गया। और हर्षवर्धन, जो उत्तर भारत का प्रतापी सम्राट था, जिसने गौड़ नरेश और ये मालवा और सबको अपने अंडर ले रखा था, ये हार गया। अब इतना बड़ा राजा हारा, छोटा सा राजा जीता, बड़ा राजा इस बात को सबके सामने छिपाएगा, इसीलिए उसने कुछ नहीं बताया किसी को, मतलब लिखवाया नहीं। लेकिन जो छोटा राजा जीता, इसने एक अभिलेख लिखवाया एक चट्टान पर, और इसने मेंशन किया कि कैसे हमारे एरिया पर नजर डाली थी प्रतापी सम्राट, जिसका नाम क्या था, हर्षवर्धन, लेकिन हमने कैसे उसको हरा दिया। तो 634 के आसपास ये युद्ध लड़ा गया, जिसके बारे में उसने नहीं बताया, इसने बताया, साउथ इंडिया वाले ने। और इस तरह से हर्षवर्धन उत्तर भारत तक सीमित रह गया, दक्षिण भारत में इसकी विजय पताका नहीं फहरा पाया। इस टाइम पर, हर्षवर्धन के टाइम पर, एक आदमी घूमने आता है चीन से, जिसका नाम है हुएन सांग। अभी पेपर में, संडे वाले में ये पेपर में आया था, इसको ज्वेन जांग लिख दिया था, ज्वेन जांग। अब ये हुएन सांग और ज्वेन जांग एक ही आदमी है। ह से हर्षवर्धन, ह से हुएन सांग, हुएन सांग ही ज्वेन जांग बन गया। एग्जाम में यही लिखा आया था हिंदी में। तो हुएन सांग जब आया इसके टाइम में, तो किसका राज था यहाँ, हर्षवर्धन का। ये कई लंबे टाइम तक, 10-11 साल तक यहाँ रहा। और इसने फिर हर्षवर्धन के टाइम के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। ये हर्षवर्धन के टाइम में आने वाला दूसरा चीनी बड़ा आदमी है। ये पहला आया था बहुत पहले, जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था, जिसका नाम था फाहियान। उसने एक किताब लिखी थी फूको की या फोको की। और अब ये आया है हर्षवर्धन के टाइम में, जिसका नाम है हुएन सांग। इसने लिखी सी यू की। तो ये दो किताबें हैं, एक फोको की और एक सी यू की। फ वाली फाहियान ने लिखी है, जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था, विक्रमादित्य के टाइम में, जिसका टाइम बेस्ट टाइम था, और अगर कहें तो स्वर्ण काल था। वो गुप्तों की बात कर रहे थे। अब गुप्तों के बाद हर्षवर्धन आया है गुप्तोत्तर में, जिसके टाइम में घूमने आया कौन, ह से हुएन सांग, जिसकी किताब है सी यू की। ठीक है, तो इस तरह से हर्षवर्धन की कहानी है। फिर हर्षवर्धन 606 में राजपाट संभालने बैठा था, और काफी लंबा राज करके 647 में इसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ के बाद कोई बहुत प्रतापी राजा उत्तर भारत में देखने को नहीं मिला। और धीरे धीरे करके फिर ये जैसे छोटे राजाओं की बात करें, तो हमने कल जो पढ़ा था अपने यहाँ पे, ये था ना अपना, क्या नाम था इसका, अनंगपाल तोमर। और फिर तोमरों ने, अजयपाल ने, जयपाल ने, कई लोगों ने काम किया। और फिर उनके बाद आ गए थे ये अपने चौहान वंश के अरुणो राज, हमने पढ़ा था कल। फिर अपना ये पृथ्वीराज चौहान, और फिर इनके टाइम में अटैक हुआ था गौरी का। तो गजनवी गौरी, दो आदमी आए हैं विदेश से। गजनवी के टाइम में अपने यहाँ पे तोमर राज कर रहे थे, जिन्होंने दिल्ली बसाई थी, दिल्ली का के नाम से अनंगपाल तोमर, जिसने फरीदाबाद का अनंगपुर डैम बनाया था, बांध। और फिर दोबारा जब वो लोग बड़े लेवल पर आए, जो गौरी वाले थे, तो उस टाइम आपके यहाँ पे तोमरों को हरा के चौहानों का राज था। ठीक है, ये सब चीजें आपको अब पढ़नी है, पढ़ के ये सब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको हर्षवर्धन ना हिस्ट्री में भी पढ़ाया हुआ है, और हर्षवर्धन की 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं। हर्ष को क्या क्या पसंद था, नाग और रत्न प्रिय थे। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका 3 किताबें हैं। हर्ष के टाइम की सारी जानकारी तुम्हें मिलती है। एक आदमी था इसके दरबार में, जिसका नाम था बाण भट्ट, जिसने हर्ष चरित नाम की किताब लिखी, जिसमें 8 अध्याय लिखे। 3 अध्यायों में इसके पूर्वज, क्योंकि ये तो मेन तो लास्ट था ना ये, इसमें 6 बड़े राजा थे। तो हर्षवर्धन के बाद कोई बड़ा राजा नहीं था, वर्धन साम्राज्य लगभग समाप्ति की तरफ था। तो उसमें इसके पिताजी चौथे थे, ये छठा था। इनके बीच में इनका भाई आया था बड़ा, राज्यवर्धन। तो जो इसके पूर्वज है ना, उन सब के बारे में 3 चैप्टर हैं, और इसके अकेले के बारे में 5 चैप्टर हैं। तो कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय। ठीक है, चलिए प्राचीन इतिहास आज से शुरू हो रहा है। कल हमने मध्यकाल पढ़ा था। ये देखो, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्तों के बाद का काल, जिसमें कि हर्षवर्धन भी दिखाई देगा। ठीक है, ये देखो 5th चैप्टर जो है ना, ये प्राचीन इतिहास का है। मध्यकाल कंप्लीट हो गया, आधुनिक पूरा हो गया, आज हम प्राचीन शुरू कर रहे हैं। प्रयाग प्रशस्ति, क्या है ये प्रयाग प्रशस्ति? प्रयाग में, प्रयाग मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद में प्रयाग में एक बहुत बड़ा सा खंबा है।
ये बहुत बड़ा सा स्तंभ जिसको आप बोलते हैं, खंबा तो मैं लोकल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, स्तंभ है बहुत बड़ा। इसको कहते हैं अशोक ने बनवाया था, कौशाम्बी में लगवाया, वत्स की राजधानी में। बाद में इसको समुद्रगुप्त के टाइम पे उखड़वा के वहां से कौशाम्बी से और ले गए प्रयाग में। और समुद्रगुप्त का एक आदमी था जिसने इसके ऊपर प्रशस्ति लिखी, अच्छी बातें, बड़ाई लिखी अपने समुद्रगुप्त राजा की। कौन था वो? हरिशेन। हरिशेन बहुत बड़ा कवि था, तो अपने राजा का बखान करते हुए उसने लिखा कि हमारे राजा ने, जो कि ये लिच्छवी दौहित्र हैं, इन्होंने 9 आर्यावर्त के राजाओं को हराया, 12 दक्षिण के राजाओं को हराया, और 12 राजाओं को हरा के इन्होंने मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई। ग्रहण मोक्षानुग्रह, इसका मतलब इन्होंने उनको जीता, फिर उन पे दया करके उनको छोड़ दिया। तो अपने राजा की बड़ाई करने के लिए प्रयाग में प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब बड़ाई के बारे में उस चट्टान पे लिख दिया, उस खंबे पे लिख दिया। उस खंबे को जिसको कि बनवाया था कभी अशोक ने कौशाम्बी में, वहां से उखड़वा के लाए ये लोग, कहाँ? प्रयाग में। और क्योंकि उसमें बड़ाइयां लिखी हैं तो नाम पड़ गया प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, चलिए। प्रयाग प्रशस्ति में प्रमाणित होता है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने यौधेय गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया। यौधेय कौन है? यौधेय का मतलब समझ लो, आपकी 2 नदियां, आपको नदियों वाला टॉपिक आना चाहिए, एक तो यमुना और एक आपकी ये घग्गर। इन दोनों के बीच के हिस्से में आ जाओ, यानी प्रॉपर ऊपर से नहीं, पंचकुला छोड़ दो, अंबाला छोड़ दो, नीचे की तरफ से कुरुक्षेत्र से स्टार्ट मान लो। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल वाला पूरा एरिया नीचे तक कवर करते चलो, जिसमें आपका हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और ये चरखी, दादरी, भिवानी, ये पूरा नीचे तक का लगभग, एंड से थोड़ा सा बस ऊपर तक, ये पूरी बेल्ट कहलाती थी यौधेय। यौधेय जो था इलाका, इसको कहते हैं कि अपने अंडर ले लिया गुप्तों ने। तो यौधेय समझ गए, 2 नदियों के बीच का मेन हिस्सा, जिसको आप कहते हैं बाढ़ का ये अपना जलोढ़ मैदान, वो सारा हिस्सा। तो कह रहे हैं ये, इसमें लिखा है कि गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त था, इसने यौधेय गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया। भाई ये लिखा है इसने 9 राज्य जो है उनको अपने अंडर लिया, तो उसमें हम भी एक थे, हमारा यौधेय इलाका गया। पुष्यभूति, 6 राजाओं का नाम था ना, जिसमें से पहला पुष्यभूति, वर्धन यही तो है। 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति नामक सेनापति, ये सेनापति था, सामंत था ये, किनका? गुप्तों का। अब गुप्त कमजोर हुए 510 ईस्वी में, तो उनमें सती प्रथा का अंश देखने को मिला लिखित में। धीरे धीरे गुप्त कमजोर होते गए, तो जो उनके अंडर काम करते थे ना, अफसर अधिकारी टाइप के लोग, सामंत टाइप के, वो अगली पीढ़ी के राजा बन गए। उनमें से एक कौन है? पुष्यभूति। तभी कह रहे हैं 6ठी शताब्दी में, मतलब 500 कुछ में, पुष्यभूति नामक सेनापति ने थानेसर या थानेश्वर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इतनी हिम्मत क्यों हुई? क्योंकि गुप्त कमजोर हो गए, जो कालांतर में आगे जाकर वर्धन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि बाप बेटों के नाम में वर्धन था। थानेसर में ही कर्ण के किले के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कर्ण का किला, आधे लोग सोचेंगे कर्ण का किला करनाल में होगा, नहीं, कुरुक्षेत्र में है कर्ण का किला। कर्ण झील है करनाल में, लेकिन कर्ण का किला है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, अब देखो उन राजाओं के नाम जो वर्धन साम्राज्य में थे। नरवर्धन, राज्यवर्धन फर्स्ट, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, चौथा आदमी जिसके 2 बेटे हैं, जिसकी बेटी के हस्बैंड का मर्डर करेगा, कन्नौज के राजा का। राज्यवर्धन बड़ा भाई, 605 का राजा, ये 605 में एक्सपायर, 606 में एक्सपायर। और हर्षवर्धन, छठा बड़ा राजा। ये पुष्यभूति वंश के 6 शासकों के प्रमाण मिले हैं। और भी थे, लेकिन होता भाई लिखित प्रमाण तो इनके, अब जैसे इसमें पुष्यभूति का नाम नहीं आया, ये बहुत सारे थे। हर्षवर्धन ने हूणों, ये हूण लगातार अटैक कर रहे थे गुप्तों के काल में, और इन हूणों का आक्रमण आप ये मान लो कि कुमारगुप्त जो चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा था, उसके टाइम में अटैक होने स्टार्ट हुए। स्कंदगुप्त ने इनको ठीक कर दिया था, लेकिन फिर भी ये रुके नहीं, लगातार अटैक करते गए करते गए करते गए। और गुप्तों के पतन का एक कारण हूणों का आक्रमण भी था। तो हूणों के आक्रमण की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हर्षवर्धन ने हूणों और गौड़ शासक शशांक को हराया था। तो ये जो हर्षवर्धन है ना, इसको तुम कच्चा खिलाड़ी मत मानो। हूण जो कि गुप्तों के टाइम में खत्म कर रहे थे गुप्तों को, उनको हरा दिया था इस हर्षवर्धन ने। और ये गौड़ नरेश को क्यों हराया? क्योंकि इसी ने मिलकर मर्डर करवाया था इसके बड़े भाई का और इसके जीजा का, तो इससे तो बदला लेगा ही लेगा। गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में यदु और कुरु वंश का उदय हुआ था। ठीक है, गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ जब छोटे छोटे थे, उनमें मैत्रक था, मौखरी वंश, यही तो शादी की थी अपनी सिस्टर की इन लोगों ने, मौखरी वंश का राजा था वो, कन्नौज वाला। पुष्यभूति जो इनके परदादा या दादा जो भी रहे होंगे, परवर्ती मतलब बाद के गुप्त, और गौड़, गौड़ जिसने की प्लानिंग करके मर्डर करवाया था इसके बड़े भाई का, तो गौड़ नरेश शशांक था। और गुप्तों के बाद आने वाले परवर्ती गुप्त थे। पुष्यभूति ये खुद थे जिनकी कहानी सुन रहे थे, और मौखरियों में इन्होंने अपनी बहन का रिश्ता किया था। ठीक है,
तो ये मेन चीज पढ़ ली आपने। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। मैंने आपको कहानी सुना दी कि कैसे पुष्यभूति पहले सिर्फ थानेसर तक सीमित था, लेकिन फिर उनके जीजा का मर्डर हुआ तो वो कहाँ चले गए, कन्नौज। और फिर उस पूरी बेल्ट, क्योंकि शशांक को मार दिया, मालवा का राजा मर गया, तो सारी बेल्ट इनकी बन गई, तो विशाल साम्राज्य अपने आप हो गया। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसने कहा था मैं स्वतंत्र हूं। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान में थानेसर, यही थानेश्वर था। प्रभाकर वर्धन यानी पिताजी इस वंश की स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक था। अब जैसे कहे बड़ा राजा, तो ये प्रभाकर वर्धन था जो स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक था और पहला प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक अपना नाम के आगे जोड़ा और महाराजाधिराज जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण की। तो प्रभाकर वर्धन चौथा राजा था। इससे पहले भी राजा हुए, लेकिन वो उतने ताकतवर नहीं थे, और इसी का गुण इसके बड़े बेटे में था, राज्यवर्धन में। और सेम वही गुण, वो तो धोखे से मारा था ना, वरना मरता थोड़ी 1 साल के अंदर। और वही गुण 16 साल के उस लड़के में थे जिसने पूरे उत्तर भारत को अपने अंडर ले लिया था। ठीक है। 605 में राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में, ये एक्चुअली राज्यवर्धन जो ना 606 में मरा था, 605 में राज तिलक हुआ था इसका, ये थोड़ा सा 1 साल का अंतर है। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य, ये इसका नाम है, शिला, शिला मतलब चट्टान, आदित्य मतलब सूरज, यानी चट्टान से उगता हुआ सूरज था हर्षवर्धन। शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। अभी देखना, इसके पिताजी को देखना, परम भट्टारक, परम भट्टारक मतलब सबसे बड़े राजा। तो ये भी और ये भी, इसने भी वही उपाधि धारण की। इसके बाद हर्ष ने शशांक को पराजित किया। क्यों शशांक से लड़ने क्यों गया? क्योंकि शशांक गौड़ नरेश था और इसने ही चालाकी से इसके भाई का मर्डर करवाया था। मालवा का राजा और ये शशांक जो थे ना, महाचालाक आदमी थे। इन दोनों ने मिलकर पहले कन्नौज वाले को मारा, यानी मौखरी वंश के राजा को मारा, जिसकी पत्नी कौन थी, वर्धन वालों की सिस्टर। तो उसका मर्डर करके फिर राज्यवर्धन को मरवा दिया, इसीलिए इसको मारा फिर इसने। तो हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार, जो इसके बहन की प्रॉपर्टी थी, अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया ताकि दोबारा कोई वहां आ ना पाए। पुष्यभूति गुप्तों के सामंत थे, बताया ना, इसके पूर्वज जो थे वो कभी गुप्तों के अंडर, गुप्त कमजोर हुए तो उन्होंने कह दिया हम तो स्वतंत्र राजा हैं। तो गुप्तों के सामंत थे जिसके संस्थापक पुष्यभूति थे और स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति ने किया। पर उसका पुनः निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट, पेशवा यानी शिवाजी के जो वंशज थे वहां पे, पेशवा थे ना जो पीएम हुआ करते थे, सदाशिव राव भाऊ ने करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थानेश्वर महादेव मंदिर सबसे पहले बनवाया पुष्यभूति ने, क्योंकि वो थानेश्वर का राजा था, उसने बनवाया। उसके बाद वो टूट फूट हुई उसमें, और फाइनली पानीपत के युद्ध के बाद की बातें हैं ये, थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनः निर्माण करवाया सदाशिव राव भाऊ ने, जो कि मराठा था। तो महाराष्ट्र का कल मैंने पूरी कहानी सुनाई थी तुम्हें कि कैसे महाराष्ट्र वालों का यहाँ पहले छोटा सा हिस्सा दिया, फिर वो पूरे हरियाणा में बैठ गए, फिर कैसे मारकाट मची, फिर वो वापस गए। तो वही है ये पेपर में खूब आता है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पूछे तो पुष्यभूति ने, भाई जिसकी राजधानी बनवाएगा, लेकिन उसका पुनः निर्माण कहेंगे तो ये सदाशिव राव भाऊ, ये पानीपत की दूसरी लड़ाई वाला कैरेक्टर, दूसरी नहीं तीसरी। प्रभाकर वर्धन ने हूणों को अंतिम रूप से पराजित किया। ये हूण वही जिन्होंने पतन कर दिया था गुप्तों का, इनको पूरी तरह से हराया था प्रभाकर वर्धन। तो पिताजी जब ऐसे हैं तो बेटा तो हो गई लायक। प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन और छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन और पुत्री का नाम था राज्यश्री। हर्ष की माँ का नाम था यशोमती देवी, जो मालवा देश के राजा की बेटी थी। तो मालवा से देखो, फिर ये मालवा वाला चालाकी करेगा ना, उसको मारेंगे और फिर शशांक को मारेंगे, फिर पूरी बेल्ट इनकी बनेगी। 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। 606 में हुई थी, 5 में तो राजा बना था। के बाद उसके ज्येष्ठ, अच्छा प्रभाकर वर्धन लिख रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं, 605 में ये पिताजी हैं और इनका बेटा कौन बनेगा, राज्यवर्धन। तो 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा, ज्येष्ठ बड़ा बेटा राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठा और तब फिर 1 साल के अंदर इसका मर्डर कर दिया शशांक ने। 606 में हर्षवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण किया और देवगुप्त, ये था देवगुप्त जो गड़बड़ वाला आदमी था मालवा का, को मारकर कन्नौज पर अधिकार स्थापित किया। इस देवगुप्त की तो प्लानिंग थी इसको मारने की, बड़े भाई को। शशांक ने इसका साथ दिया तो इसने देवगुप्त को भी मारा और शशांक को भी मारा, यानी मालवा के राजा को भी मार दिया और गौड़ नरेश को भी मार दिया। बंगाल के आसपास था गौड़ और मालवा एमपी के आसपास। हर्ष ने कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अगर राजधानी ना बनाता तो यहाँ फिर अटैक होते। 633 में हर्ष ने गुजरात और
वल्लभी पर आक्रमण किया, अब अड़ोस पड़ोस के इलाकों पर। हर्षवर्धन और चालुक्य, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर्षवर्धन और चालुक्य, चालुक्य की अलग अलग शाखाएं हैं, ये बादामी के चालुक्य हैं, इनकी राजधानी थी। राजा यानी नरेश पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर 634-35 में युद्ध हुआ। हमें नहीं बताया ये बताएगा, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ। इसका वर्णन पुलकेशियन द्वितीय के बहुत इंपॉर्टेंट ऐहोल अभिलेख में प्राप्त होता है। ऐहोल अभिलेख से किसके हारने की जानकारी मिलती है? उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट, जिनका नाम था हर्षवर्धन, जो 606 में राजा बने थे अपने बड़े भाई की डेथ के बाद या उनके मर्डर के बाद। किसने मारा था उनको? शशांक ने, और गौड़ नरेश के अलावा मालवा के राजा, तभी उनको मार दिया था उसने। ठीक है, ये ऐहोल बहुत इंपॉर्टेंट, ऐहोल अभिलेख से तुम्हें इसके हारने का पता चला। वो लेख ये नहीं लिखवाएगा, वो लेख लिखवाया पुलकेशियन ने। नेक्स्ट देखें, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में हुई, 7वीं शताब्दी कहलाई, क्योंकि 600 चल रहा है ना, तो ये 7वीं शताब्दी का राजा था। 606 में गद्दी पे बैठा, 16 साल का, और ये कब एक्सपायर हुआ? 647 में। तो ये लगा लो 6 से 47 तक जितने साल हुए और 16 उसमें ऐड कर लो, इतनी इसकी एज थी। ठीक है, हर्ष स्वयं एक उच्च कोटि का लेखक था। उसकी 3 किताबें, हर्ष को क्या क्या पसंद था? रत्न और नाग इसके प्रिय थे, ऐसे ही याद करना, रत्न नाग प्रिय, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। कुछ लोग कहते हैं कि इसने खुद नहीं लिखी थी, किसी से लिखवा के उसको पैसे देके उसकी जबान बंद कर दी और अपना नाम और साइन कर दिया। भगवान जाने क्या सच्ची बात है, लेकिन फिर भी मानते हैं इसने लिखी थी। उनकी 3 पुस्तकें रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, तीनों किताबें किसकी कहलाती हैं? हर्षवर्धन की, कि वो बहुत पढ़ा लिखा ज्ञाता था। हर्ष का दरबारी कवि था बाणभट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसने हर्षचरित लिखी, जिसमें 8 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर इसके पूर्वजों की जानकारी देते हैं और 5 चैप्टर इसके बारे में बात करते हैं। तो हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट, एक और था मयूर दिवाकर और ह्वेनसांग। ह्वेनसांग दरबारी कवि नहीं था, वो रहने आया था, और उस टाइम को इस तरह से विदेश से आता था, उसकी बहुत रिस्पेक्ट थी पढ़े लिखे आदमियों की। ह्वेनसांग जिसने लिखी सीयू की। बाणभट्ट ने हर्षचरित, बहुत इंपॉर्टेंट, की रचना थानेसर में रहकर, की राजधानी में रहकर लिखेगा। हर्ष के समय हरियाणा को श्रीकंठ जनपद, वेरी इंपॉर्टेंट, हर्ष के समय हरियाणा का नाम था श्रीकंठ जनपद कहा गया। ये नाम नागवंश के शासक ने दिया था। आपको अगर याद हो तो जब ये गुप्त पनप रहे थे ना मौर्यों के बाद, तो 3 वंश पनपे थे, एक गुप्त, एक नाग और एक और था ये अपना वाकाटक, 3 वंश। तो ये जो गुप्त थे बड़े चालाक थे, इन लोगों ने नाग वालों की बेटी से शादी की तो वो इनके रिश्तेदारी में आ गए, और अपनी बेटी की शादी कर दी वाकाटक के राजा के साथ। तो इन तीनों पे जो ये मेन डेवलपमेंट का टाइम था, गुप्त हावी हो गए थे। तो उसी की बात कर रहे हैं, नाग राजाओं की। ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में 630 में आया था। ह्वेनसांग ने अपना यात्रा वृतांत लिखा किताब में सी यू की, जैसे उसकी थी ना फोको की, किसकी? फाहियान की, फ से। यह है सी यू की इसकी किताब, इसका मतलब होता है पश्चिमी देशों का के बारे में बातें। सी यू की किसकी किताब है? हर्षवर्धन के टाइम में आए ह्वेनसांग की, जिसको ज़्वेनज़ांग लिख दिया था, या पश्चिमी जगत के वृत्तांत, ये किताब है सी यू की। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हरियाणा में 634 से 44 के बीच रहा। ये हरियाणा नहीं आया, ये इंडिया आया था, तो सारे टाइम तुम्हारे यहाँ थोड़ी रहेगा। ये 634 से, अब देखो आया कब था भारत में, देखना 630 में इसके दरबार में, फिर ये घूमने चला गया। ये तो पूरा नालंदा वालंदा, क्योंकि बहुत बड़ा बुद्ध का भक्त है ये, तो पूरे भारत में घूमेगा। 634 और 44 के बीच में हमारे यहाँ रहा, मेनली 9 साल इसने यहाँ काटे थे। 43 के बाद तो ये बस था कि चला गया था। हर्ष के टाइम की तांबे की मुद्राएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। हर्ष के टाइम की तांबे की मुद्राएं सोनीपत से मिली, कई बार देखा गया ये। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ मिली हैं? सोनीपत में। हर्षवर्धन कहाँ का राजा है? थानेसर का, बाद में कन्नौज को राजधानी बनाएगा, वहां सिक्के, तांबे की मुद्रा नहीं मिली, तांबे की मुद्रा मिली इसकी सोनीपत में। बहुत ज्यादा बार आता है क्वेश्चन, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत में। 9वीं सदी में हरियाणा क्षेत्र प्रतिहार शासक नागभट्ट। अब 9वीं शताब्दी मतलब ये तो खत्म हो गए, क्योंकि ये तो लास्ट क्या है 647 ना, 647 के बाद का इतिहास तो इनका नहीं है ज्यादा, तो लगा लो कि 7वीं शताब्दी के मिड में ये चले गए, और फिर 9वीं शताब्दी यानी 800 कुछ में, तो 51 साल बाद क्या हुआ? उस टाइम हरियाणा क्षेत्र प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड के अधीन होने की जानकारी देख लो। 800 के बाद ये 647 में चला गया था, उसके बाद धीरे 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 लगा लो 700 आया होगा, फिर 800, तो 800 के आसपास 9वीं शताब्दी में यहाँ प्रतिहार राजा नागभट्ट
जो थे वो उनका वंश चला। पेहोवा अभिलेख, आपके यहाँ पेहोवा है ना, से पता चलता है कि मिहिर भोज के समय पेहोवा एक व्यापारिक केंद्र था और घोड़ों के व्यापार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार आ चुका। मिहिर भोज के अभिलेख से पता चलता है कि हमारे यहाँ घोड़े का व्यापार के लिए क्या फेमस था, पेहोवा। एग्जाम में आ जाएगा। मिहिर भोज जो कि एक प्रतिहार राजवंश में था, उसके अभिलेख से कहाँ घोड़ों के व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, तो आप कहोगे पेहोवा। ये याद रखना, आपको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़ों का व्यापार पेहोवा में कैसे पता चला, अभिलेख से। किसके टाइम का, मिहिर भोज। तो मिहिर भोज, घोड़ों का व्यापार, पेहोवा, ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ गया गुर्जर प्रतिहार काल। गुर्जर प्रतिहार काल में छोटे लेवल पे काम हुआ। आज भी आप गुर्जर जाति देखते हैं ना, तो वही दौर था ये। अग्रोहा, अग्रोहा कहाँ है, हिसार में। कहते हैं अग्रवाल जो जाति है, इनकी शुरुआत, इनकी उत्पत्ति यहीं से हुई थी। अग्रोहा अभिलेख, इस अभिलेख में खोखरा कोट योद्धयों की राजधानी बताई गई है। मैंने आपको योद्धे बताया, कहाँ से कहाँ, दो नदियों के बीच का इलाका, जिसको आप कहते हैं जलोढ़ मैदान, वो इलाका था योद्धयों का। थोड़ा सा ऊपर का हरियाणा छोड़ दो, पूर्व वाला और उत्तर वाला, और थोड़ा सा दक्षिण का, बाकी सारी मेन बेल्ट योद्धे थी। ठीक है, इनकी राजधानी थी खोखरा कोट। इसमें संगीत के, इस खोखरा कोट में संगीत के 7 स्वर, सारे गामा पाधानी है ना, इनका उल्लेख मिलता है। तो अग्रोहा अभिलेख से आपके यहाँ 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख से, अग्रोहा। अग्रोहा कहाँ पड़ेगा आज, हिसार में। ठीक है, किसकी राजधानी थी, योद्धयों की, खोखरा कोट, योद्धयों की राजधानी खोखरा कोट। यहाँ 7 स्वर, सारे गामा, ये मिले हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा क्षेत्र किसके पास आया, गुर्जर प्रतिहार शासकों के अधीन हो गया। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने हरियाणा पर अपने शासन को मजबूत किया। और अभी आप पढ़ रहे थे कि मिहिर भोज एक राजा था जिसके टाइम में घोड़ों के व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर मिले, पेहोवा में, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो गुर्जर और प्रतिहार, ये 2 वंश यहाँ पे काम करेंगे। गुप्तकालीन कौन से अभिलेख है, तुम्हें कैसे इतनी सारी जानकारी मिली गुप्तों के बारे में कि समुद्रगुप्त ने ये किया वो किया, तो इसके लिए बताया है। तोशाम अभिलेख है भिवानी में, इसमें विष्णु के एक मंदिर और 2 सरोवरों के निर्माण का वर्णन। तो तोशाम अभिलेख से आपको विष्णु के बारे में पता चला। हिसार स्तंभ लेख है, ये गुजरी महल में खड़ा हुआ एक स्तंभ लेख, कहते हैं पहले अशोक का था, बाद में इसको तोड़ के बना दिया गया। ये स्तंभ लेख हिसार के गुजरी महल, कल परसों हमने गुजरी महल पढ़ा था ना, किसने बनवाया था गुजरी महल, ये फिरोज शाह तुगलक ने, किसकी याद में, गुजरी की याद में, उससे शादी की थी तो उसके लिए बनवा दिया। गुजरी महल से मिला है, जिस पर 8 इसमें ना भागवत कि भाई कहाँ कहाँ से किस किस दिशा से कोई बड़े बड़े प्रगाढ़ पंडित आए, उनके बारे में लिखा है। तो ये स्तंभ लेख हिसार के गुजरी महल से मिला, हिसार स्तंभ लेख। ऐसे एक बहुत बड़ा सा खंबा टाइप है, उस पर अलग अलग दिशाओं से आने वाले भागवतों का, मतलब विष्णु धर्म में जिनका इंटरेस्ट था, उनकी जानकारी मिलती है। नचार खेड़ा जींद में है, यहाँ राम सीता लक्ष्मण को जटायु से बात करते हुए दर्शाया गया है। यानी राम सीता और लक्ष्मण जटायु, जटायु था ना, जटायु कौन था, गिद्ध। देखो जटायु आपने पढ़ा था, पक्षियों का जो राजा था, तो पक्षियों के राजा गिद्ध से, गिद्धों का संरक्षण केंद्र भी आपके यहाँ है। और मैंने पढ़ाया था डिटेल से कि सिर्फ आपके यहीं, आप ही को चिंता है सबसे पहले गिद्धों के संरक्षण की, हरियाणा को। तो इनको जटायु से बात करते हुए कहाँ दिखाया गया, नचार खेड़ा, ये जींद में है। पूछ लेंगे जींद का कौन सा इलाका रामायण के इन कैरेक्टर से संबंधित है, तो आप क्या कहोगे, नचार खेड़ा। नचार खेड़ा जींद में। ठीक है, नेक्स्ट है कपाल मोचन, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है। कपाल मोचन, इसको गोपाल मोचन भी कहते हैं, सोम सरोवर भी कहते हैं। ये यमुनानगर से प्राप्त हुआ, जिसमें 2 अभिलेख हैं और दोनों अपूर्ण है। कपाल मोचन, गुरुद्वारा भी मंदिर भी। लाओस अभिलेख, लाओस तो दूसरा देश हो गया। ये अभिलेख लाओस हिंद चीन से प्राप्त 5वीं शताब्दी के अभिलेख हैं। इसमें लाओस का कोई राजा है, महाराजा धीराज श्री देवंका द्वारा कुरुक्षेत्र महातीर्थ की स्थापना का। उन्होंने लिखा भाई हमारे यहाँ के एक राजा ने कुरुक्षेत्र में महातीर्थ बनाया था। ठीक है, पिंजौर अभिलेख तो कहाँ मिलेगा, पिंजौर पंचकुला में। कनिंघम ने खोजा, इस अभिलेख से पता चलता है कि पिंजौर का एक नाम पंचमपुर था। तो पिंजौर का पुराना नाम आपको पता चला पंचमपुर, पंचकुला का नाम पंचमपुर लग रहा है ना, पंचकुला। मोहनबाड़ी अभिलेख झज्जर में, विष्णु मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है। कल परसों हम लोग खूब पढ़ रहे थे भागवत, परम भागवत, इस तरह की चीजें ना, तो ये विष्णु के तो अवतार हैं, तो ये विष्णु धर्म की जानकारी मिली झज्जर के मोहनबाड़ी से। गुप्त काल की मूर्तियां और सिक्के मिले, जैसे अभी आपने पढ़ा हर्ष के तांबे के सिक्के कहाँ मिले, सोनीपत में। इन सिक्कों से भी बहुत सारे किसका किस धर्म में इंटरेस्ट था ये पता चलता है।
समुद्रगुप्त के सिक्के, जिसने देखो योद्धियों को हराकर अपने कब्जे में कर लिया था हरियाणा को, तो समुद्रगुप्त के सिक्के जगाधरी, यमुनानगर और मीताथल यानी भिवानी से मिले। समुद्रगुप्त के यमुनानगर, जगाधरी और मीताथल भिवानी से। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति अग्रोहा से मिली। अग्रोहा जो अग्रवाल समाज की जन्मभूमि माना जाता है, यहाँ से सूरज की मूर्ति मिली, तो गुप्तकालीन सूर्य देव की मूर्ति अग्रोहा। समुद्रगुप्त के सिक्के जगाधरी से और मीताथल भिवानी से। भिवानी और जगाधरी यानी यमुनानगर, ठीक है। सूरज की मूर्ति कहाँ? अग्रोहा। विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी, अभी पढ़ा था, झज्जर से मिली। शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति, जो वो नाग नहीं होता, एक नाग सब पूरा ऐसे होता है और उस पर विष्णु भगवान लेटे रहते हैं, उनका वही दिखाते हैं ना आपको टीवी में जब दिखाते हैं, और माँ लक्ष्मी उनके पास बैठी होती हैं, तो वो जो है ना शैया पर लेटे, वो कहाँ से मिले? बहुत बार आ चुका ये, सोनीपत के फाजिलपुर, फिजिलपुर लिखा है, ये एग्जैक्टली फाजिलपुर नाम है, गाँव पड़ता है यहाँ, यहाँ से मिली। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। शेष शैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति कहां से मिली? फाजिलपुर, सोनीपत से। और कहें हर्ष के तांबे की मुद्रा, तांबे के सिक्के कहां से मिले? तो वो भी सोनीपत से। ये याद रखने के हैं, दोनों पॉइंट कई बार आ चुके। शेष शैया बहुत बार आ चुका। उगता हुआ सूरज पूछेंगे तो अग्रोहा, देखो ये रहा सूर्यदेव अग्रोहा, ठीक है। विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी। जगाधरी मीताथल से क्या मिले? समुद्रगुप्त के सिक्के, जो कि बहुत प्रतापी राजा था। फाजिलपुर से क्या मिली? शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति। रामायण के श्लोक अंकित मोहरें मिली हैं नचार खेड़ा जींद से। रामायण के श्लोक जींद से क्यों मिले? अभी अभी तुमने पढ़ा था, एक पॉइंट आया था, ये रहा देखो, इससे ऊपर था ना कहीं पे, एक पॉइंट अभी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, नचार खेड़ा, देखो ये रहा। जींद में राम सीता लक्ष्मण को जटायु से बात करते हुए, यानी नचार खेड़ा का संबंध रामायण काल से है, जींद वाले का। अब देखो सेम बात यहाँ लिख दी गई है। अग्रोहा कहाँ था? अभी हम एक पॉइंट, ये रहा नचार खेड़ा, तो नचार खेड़ा में था ना वो राम लक्ष्मण सीता और जटायु, तो ये नचार खेड़ा वही रामायण के श्लोक अंकित मोहरे मिलेंगी। तो इसका मतलब रामायण से जुड़ा कौन सा है? नचार खेड़ा जींद का। सूर्य की कहाँ मिली आपकी? इस इलाके में जो मेन इलाका था सूर्य वाला, ये रहा अग्रोहा। कहाँ पड़ेगा? हिसार में। और तांबे की कहाँ मिली? अपने यहाँ सोनीपत में। और शेष शैया पर, ये भी सोनीपत में। और समुद्रगुप्त के सिक्के, एक मीताथल भिवानी से और एक यमुनानगर के जगाधरी से। 2-3 बार पढ़ने होते हैं, फिर ये याद हो जाते हैं अपने आप। अग्रोहा अभिलेख, अभी अग्रोहा पढ़ रहे थे ना, अग्रवाल समाज वाला। इससे हमें 7 संगीत के स्वर, ऊपर भी आई थी सेम बात, सारे गामा, यहाँ 7 संगीत के स्वरों का उल्लेख मिला है। और खोखरा कोट योद्धियों की राजधानी थी। खोखरा कोट योद्धे, ऊपर भी लिखा था सेम पॉइंट। योद्धे कौन? जिसको आप कहते हैं आज जलोढ़ मैदान का हिस्सा हरियाणा का, वो योद्धे। योद्धियों कोई तो जीता था, समुद्रगुप्त ने, तभी तो गुप्तों का साम्राज्य बना। और समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ मिले? जगाधरी, यमुनानगर और मीताथल भिवानी में, ठीक है। 2-4 बार पढ़ोगे सुनोगे तो याद हो जाएगा। अगला वंश आ गया तोमर वंश, जो कि मध्यकाल की शुरुआत में भी पढ़ चुके, अब एंड हो रहा है ना प्राचीन काल का, इसलिए भी तोमर आ गए। तोमर अनंगपाल तोमर का नाम है, जिसने दिल्ली बसाई, जिसने अनंगपुर बांध बनाया हरियाणा के फरीदाबाद में, और इन्होंने हरियाणा और दिल्ली तक अपना कब्जा रखा था। इसमें अजयपाल है, जयपाल है, कई बड़े राजा आएंगे। पेहोवा के शिलालेख, पेहोवा में घोड़ों का व्यापार भी अभी हम पढ़ के आए, मिहिर भोज, वही पेहोवा। इसके शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा क्षेत्र में तोमर वंश की स्थापना जाउल नामक सरदार, यही जाउल है अनंगपाल, जाउल का नाम ही अनंगपाल है। पेपर में आ जाए ढिल्ली का नामक नगर की स्थापना किसने की, और ना दे अनंगपाल जानबूझ के, तो क्या मिलेगा? जाउल, जाउल ही अनंगपाल है, ठीक है। तो पेहोवा से तुम्हें पता चला कि जाउल नाम के सरदार ने दिल्ली को बसाया। तोमर वंश यहाँ भी। हरिहर निवास द्विवेदी एक राइटर है, ये क्या कहते हैं? अनंगपाल को ही जाउल मानते हैं। इतिहास की दृष्टि से दिल्ली सहित हरियाणा क्षेत्र में तोमर राज्य के संस्थापक का नाम अनंगपाल तोमर या अनंगपाल प्रथम था। इन्होंने बसाई है दिल्ली भी, और हरियाणा में भी इनका राज चला। महमूद गजनवी, जिसने कि भारत पर 17 बार आक्रमण किए, 1000 से लेके और 1027 तक लगातार हरियाणा में भी आया और पूरे भारत को इसने लूटा। चाहे वो सोमनाथ का टेम्पल था गुजरात का, या हरियाणा की बात करूं तो चक्र स्वामी की मूर्ति बताई थी ना मैंने कल, कैसे एक भगवान थे आदम कद के, उनके हाथों में चक्र थे, उनको तोड़ दिया इसने, और चक्र स्वामी की मूर्ति तोड़ के अपने वहां ले जाके वहां की मस्जिद की सीढ़ियों में, कोई कहता है मांस तोलने वालों को दे दिया। क्या पता कि जितने मुंह उतनी बातें कि क्या किया, लेकिन इसने हमारा नुकसान किया। और अगर स्पेसिफिक हरियाणा को पूछे तो 2 बार इसने अटैक किया, एक 1009 में स्पेशल हरियाणा में आया और एक 1014 में आया। 2 बड़े अटैक थे इसके, आता तो बार बार रहा पर मेन 2 अटैक।
महमूद गजनवी ने उत्तरी भारत पर सन 1000 से 1026 तक कई आक्रमण 17 कई मतलब 17 किए, जिनमें उसका छठा आक्रमण हरियाणा पर था। तो 1009 और 14 का आक्रमण हमारे ऊपर था। 1009 में महमूद गजनवी ने एक विशाल सेना के साथ हरियाणा पर आक्रमण किया। हरियाणा के शासक तोमर राजा थे। जयानाल गलत लिख दिया, ये जयपाल लिखना था, जयपाल। ये थोड़ा टाइपिस्ट ने गलत कर दिया, जयपाल। जो अनंगपाल था ना, उसका वंशज है ये जयपाल। तो जब ये आया तो हमारे यहाँ जयपाल का राज था। ने महमूद गजनवी का डटकर मुकाबला किया। परिणाम स्वरूप नारायणगढ़ तहसील है ना अंबाला में, स्थान से ही अफगान सेना को वापस लौटना पड़ा। देखा जरा ताकत देखो अपनी हमारे यहाँ की। 1009 में आया, उस टाइम यहाँ पे तोमर राजा जयपाल था, उसने अपनी जय जयकार मचवाई और अफगानों को वापस लौटना पड़ा। बेशक बड़ी सेना, देखो क्या लिखा, विशाल सेना के साथ आया, लेकिन हमारे यहाँ जयपाल था और जयपाल की ताकत के सामने इसको भागना पड़ा। ये देखो लिखा, अंबाला स्थान से ही अफगान सेना को वापस लौटना पड़ा। तो 1009 में कुछ कर नहीं पाया ज्यादा, लेकिन फिर ये कुछ सालों बाद फिर आया, 5 साल बाद, और अब ये मूर्तियों को तोड़ेगा। वो पुराना गुस्सा है ना इसको, इसके मन में एक है ना कि भैया मैं हार गया, मेरी सेना लौटी है, उसका बदला लेगा। 5 साल बाद 1014 में तोमर नरेश अजयपाल, पहले जयपाल था, उसके आगे अ और आ गया। अजय और जय में अ का ही तो अंतर है। पहले जयपाल ने अपनी विजय की, ये हारेगा। अजयपाल के समय महमूद ने हरियाणा पर दूसरा और भारत पर 7वां आक्रमण किया। अगले ने 17 करने थे, तो तुम्हारे ऊपर 7वां आक्रमण फिर हो गया। महमूद ने थानेसर को भयंकर क्षति पहुंचाई, बहुत लूटा, और चक्र स्वामी की ऐतिहासिक प्रतिमा को नष्ट करके अपने दोनों इरादे पूरे किए। दोनों कौन से? एक तो जीतने का और एक इनके मंदिर तोड़ने का। उसके 2 इरादे थे कि जीतूंगा भी और इनका धन भी लूंगा, इनकी मूर्तियां भी तोड़ूंगा। कब हार के गया था? 1009 में ना। किसने हराया था? जयपाल ने। तब कहां से भगा दिया था? अंबाला से। अब हिम्मत करके कहां तक आ गया? आगे, बड़ी सेना लेके। अब कौन हारा? अजयपाल हारा, और हमारी मूर्ति भी तोड़ी उसने चक्र स्वामी की, और यहाँ का धन भी लूटा। तो 2 आक्रमण में पहला हार गया, दूसरा जीता ये, पर उसने बदला लिया फिर दूसरे में। महमूद ने पंजाब को अपने राज्य में विलय कर लिया और हरियाणा को उसने जैसा था छोड़ दिया। हरियाणा को छोड़ दिया, हरियाणा की बस चक्र स्वामी की मूर्ति तोड़ी, पैसे लूटे, पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया। अफगानिस्तान का राजा आके यहाँ अटैक कर रहा है 1009 में, और 1014 लगातार अटैक करता गया। आपके यहाँ मेन 2 अटैक। अन्य आक्रमण की बात करें, अब महमूद के बाद मैंने कल पढ़ाया था मसूद और मादू, याद है तुम्हें? ये मसूद इसका पोता था, मादू उसका बेटा था। ये भी अटैक करेंगे। कोई हांसी पे आ रहा है, कोई हिसार पे आ रहा है, इन्होंने मतलब लूटने का, खजाना ले जाने का एक अपना रूटीन बना लिया यहाँ आने का। महमूद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, पुत्र नहीं ये पोता था, पौत्र होना चाहिए, और उसका उत्तराधिकारी मसूद। तो महमूद गजनवी का पोता मसूद, इसका बेटा मादू। ये 1037 1043 कल भी पढ़ाए थे। ये मसूद ने हरियाणा पर अधिकार करने की योजना बनाई। भैया दादा इतना प्रॉपर्टी वहां से उठा के लाया, इतना सामान, मैं भी चला जाऊं। तारीख सुबुक्तगीन, ये एक किताब का नाम है, इसका लेखक है बैहाकी। ये बैहाकी उतबी, ये बहुत बड़े राइटर हैं, और ये इस गजनवी के समकालीन है। गजनवी के साथ साथ आते थे। ये आने का मतलब ये नहीं कि आया लूटा भाग गया, ये महीने 2 महीने अपने पड़ाव डालते थे, यहाँ टेंट गढ़ते, यहाँ रहते, आराम से मौज मस्ती करते, फिर वापस लौटते थे। तो उसी टाइम पे बैहाकी भी आया, उतबी भी आया, अलबरूनी भी आया था। ये 3 बहुत बड़े नाम ले रही हूँ मैं। अलबरूनी जिसने तहकीक हिंद लिखी है, इसके बाद बैहाकी, और एक मैंने बताया उतबी, ये राइटर हैं। उस टाइम के विदेशी आके इंडिया को ऑब्जर्व करते फिर लिखते थे। इसलिए देखो हमारी तहकीक, ये जो किताब थी अलबरूनी की, इसने हमारे ये है ना अपना ब्रह्म सरोवर, इसके बारे में भी लिखा था। ठीक है, तो ये बैहाकी नाम का, बैहाकी एक ही आदमी है। इस ये क्या कहता है? मसूद अपने पिता के अंतिम दिनों में सुल्तान बनने से पहले हरियाणा की वीर जनता से हांसी के निकट हार चुका था। यानी ये पिता लिखने की जगह इनको दादा लिखना चाहिए, क्योंकि ये इसका पोता था। तो ये जो मसूद है ना, ऐसा नहीं कि पहले शांत था, ये पहले भी आया था, लेकिन यहाँ की जनता ने इसको भगा दिया था। जैसे दादा को पहले हराया था ना 1009 में, ऐसे ही पोते को भी यहाँ की जनता ने हांसी में घुसने नहीं दिया, लेकिन फिर आएगा। 1037 में मसूद ने हांसी पर पुनः आक्रमण किया। लगभग 12 दिन के खूनी संघर्ष के बाद अंततः मसूद विजयी हुआ। सेम दादा ने भी किया था, 1009 में आया था, यहाँ भगा दिया था। किसने? जयपाल ने। कहां से? अंबाला नारायणगढ़ से ऊपर भगा दिया। लेकिन फिर 5 साल बाद 1014 में आया, और फिर उसने मारकाट मचाई और यहाँ चक्र स्वामी की मूर्ति तोड़ी और धन लूट के ले गया। अब पोते ने भी सेम काम किया। पोता पहले हांसी हिसार की तरफ आया, जनता ने भगा दिया, नहीं लूट पाया। अब फिर दोबारा आया, बड़ी सेना लेके 12 दिन कत्लेआम किया, जनता को खूब मारा। अब इसने भी विजय, तो दादा के नक्शे कदम पे है ये। ठीक है, मसूद विजय हुआ। अब हांसी और इसके आसपास के क्षेत्र पर उसका अधिकार था। तो पहले दादा का पंजाब, दादा ने तो हरियाणा छोड़ दिया था ना, पंजाब, ये हरियाणा पे अधिकार करके बैठ गया। सोनीपत क्षेत्र में मसूद का विरोध काफी तीखा रहा। सोनीपत में इसका काफी तीखा विरोध रहा, पर सोनीपत की
निर्णायक लड़ाई में मसूद विजयी हुआ। अब इसकी हिम्मत बढ़ेगी, दादा तो पंजाब तक था, अब ये लड़ते लड़ते देखो कहाँ हांसी में पहले हारा फिर जीता। अब ये सोनीपत विरोध किया लेकिन जीत गया, सेना बड़ी थी ना इसकी। इसके बाद मसूद ने थानेसर पर आक्रमण किया, तो देखो हांसी हिसार से ये सोनीपत आया, फिर ऊपर गया थानेसर, फिर ये थानेसर पर आक्रमण किया और विजयी हुआ। इस तरह अब लगभग संपूर्ण हरियाणा गजनी नरेश के कब्जे में था। तो दादा तो पंजाब तक सीमित था, बस अटैक अटैक करता था यहाँ, लेकिन पोते ने यहाँ के हिसार का इलाका, हांसी हिसार, यहाँ का सोनीपत का इलाका और थानेसर, तो पूरा हरियाणा आ गया भाई। पश्चिम हरियाणा भी हो गया, दक्षिण के आसपास का हरियाणा भी हो गया और उत्तरी हरियाणा भी अब किसके कब्जे में है? इन अफगान वालों के में, ठीक है, ये गजनी नरेश के कब्जे में। हरियाणा के तत्कालीन तोमर शासक थे कुमार पाल देव। इसने वर्ष 1043 में थानेसर में माद्दू, ये मादूर लिखा है ना, माद्दू है ये, कि अफगान सेना को हराया और इस क्षेत्र को आजाद कराया। माद्दू कौन है? ये मसूद का बेटा है। अब पिताजी ने, भाई दादा ने क्या किया, दादा ने प्रॉपर्टी जीती पंजाब तक की, हरियाणा को छोड़ दिया, लेकिन लूटा हरियाणा को भी था, दो बार आया ना, 1009 1014 में, पहले हारा फिर जीता, जीत का बदला गुस्से से लिया कि हमारी मूर्तियों को भी तोड़ा और धन भी लूट के ले गया, डबल काम किया। अब उसके पोते की हिम्मत बढ़ी 1037 में और मसूद ने हांसी पर अटैक किया था, पहले दादा के टाइम में हार गया था, अब उसने हांसी पे दोबारा अटैक किया और जीत गया, यहाँ से धन लूटा। उसके बाद आगे बढ़ा सोनीपत, विरोध हुआ लेकिन विजयी हुआ, फिर आगे ऊपर की तरफ गया थानेसर, वहां जीत गया। यानी अब इनका अटैक सिर्फ पंजाब तक नहीं है, अब ये हरियाणा के राजा बन के बैठ गए, ठीक है। तो वो सारी कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। फिर क्या हुआ? तोमर शासक था कुमार पाल देव। अब पहले क्या पढ़ के आए? पहले जयपाल था, फिर अजयपाल था, अब कुमार देव है। कुमार देव ने वर्ष 1043 में माद्दू की अफगान सेना को हरा दिया और फिर इसको आजाद करा लिया। यानी गजनवी और मसूद और माद्दू अब 1043 में जाके इन तोमर वाले लोगों ने फिर छीने अपनी प्रॉपर्टी। कहानी है ये, जिसकी समझ में आ गई उसको पढ़ के समझ में आएगा, वरना बहुत टफ है। अब अगले आ गए चौहान वंश। अब सोचो गजनवी वाले हट गए, अब आपके यहाँ कौन है? तोमर और चौहान, ये लड़ेंगे आपस में और चौहान हावी हो जाएंगे, क्योंकि तोमर काफी पुराने भी हो गए ना, हर किसी का एक टाइम होता है, उसके बाद उसको जाना होता है। चौहान और तोमरों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा और अंततः शासक अर्णोराज, कल भी पढ़ाया था ये, ने हरियाणा पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित कर दिया। तो तोमरों को किसने हराया? अर्णोराज ने। ये अर्णोराज ही चौहानों की शुरुआत करेगा। विग्रहराज फोर्थ द्वारा हांसी और हिसार दिल्ली पर अधिकार किया गया, ये उन्हीं के वंशज हैं चौहानों के। बीसल देव को हिमाचल पर्वत भूमि का शासक और मलेच्छों का विनाशक भी कहा गया है, इनके राजा हैं सारे। भादानक राज्य, भादानक कौन है? आपका गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ बेल्ट है ना एक पूरी, यहाँ कहते हैं भादानक, जो यहाँ के राजा थे, यहाँ का वंश जो था उसको भादानक कहते थे, तो इनका विनाश किया। भादानक राज्य, ये साउथ वाली बेल्ट, जिनका अंत पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको कि फिर गौरी मार देगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था, वर्तमान हरियाणा के महेंद्रगढ़, गुड़गांव और राजस्थान के अलवर जिले में है। भादानक तोमर और चौहानों के समकालीन थे, यानी 3 टक्कर के हो गए, चौहान, तोमर और भादानक। तोमर सबसे पुराने हैं, तोमर देखो पंगे ले चुके हैं गजनवी, उसके पोते और उनसे भी, तो वो थोड़ा धीरे धीरे करके एक चीज का एक टाइम होता है ना, गुप्त भी खत्म हुए, मौर्य भी खत्म हुए, ये भी खत्म होंगे, अब कौन उभरेंगे? चौहान उनको भी खत्म करेंगे और इन पे भी हावी हो जाएंगे, किस पे? भादानक पे। इस युद्ध के बाद हांसी से जाटवा नामक राजपूत ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह किया। कल हमने नाम पढ़ा था जाटवा का, याद है तुम्हें? गोपाल देव का, जिसने किसकी मदद की थी? पृथ्वीराज चौहान की, जब वो गौरी से लड़ा। हांसी का था वो, हांसी अकेला पड़ गया, खत्म भाई, जाटवा वो तो चला गया ना, गोपाल देव मारा भी गया सेकेंड लड़ाई में, तो जाटवा ने हांसी संभाली, फिर ये भी मारा गया, फिर हेमराज की तरफ गया था, कल ये सारे नाम पढ़े थे हमने। तो इस युद्ध के बाद हांसी से जाटवा नामक राजपूत ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह किया, पर वो असफल रहा। रेवाड़ी के गवर्नर तेजपाल, कल पढ़े हैं ये सारे नाम, तेजपाल ने भी गौरी के खिलाफ विद्रोह किया, पर गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे मार दिया। 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक उसका उत्तराधिकारी बना और नए सल्तनत की शुरुआत हुई, जो हम कल पढ़ चुके, जिसको आप कहते हैं दिल्ली सल्तनत। तो देखो कैसे मध्यकाल की तरफ आ गया, प्राचीन काल उठ के। चौहानों के साक्ष्य, तुम्हें कैसे पता कि चौहान थे? अभिलेखों से पता चलता है, सिक्कों से पता चलता है। पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख हांसी से प्राप्त हुआ। चंद्रबरदान
बरदाई बहुत बड़ा राइटर था, जैसे हरिशेन राइटर था ना, जैसे अभी आप पढ़ रहे थे जिसने ये लिखी है हर्षचरित, किसने लिखी है? बाण भट्ट ने, सब राइटर। ऐसे एक राइटर है चंद्र बरदाई, इसने पृथ्वीराज रासो लिखी है, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी, जिसमें उसने लिखा कि वो कैसे हारा, कैसे जीता, सारी बातें। तो चंद्र बरदाई जो पृथ्वीराज सेकेंड थर्ड, या जिसको पृथ्वीराज चौहान थर्ड भी कहते हैं, का राजकवि था। उसका जन्म हिसार में हुआ और उसने पृथ्वीराज थर्ड की आत्मकथा पृथ्वीराज रासो की रचना की। ठीक है, आत्मकथा के जीवनी लिखना चाहिए था। पृथ्वीराज चौहान ने असीरगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट, हांसी का किला बनवाया और तरावड़ी के किलों का निर्माण करवाया। ये हांसी का जो किला है ना, जो बाद में फिर ये आपका एक आयरलैंड वाला वो जो भगोड़ा था, वो जो चोर उचक्का था, जो यहाँ जहाज साहब बन गया था, उसने भी वहां पे काम किया था। अंग्रेजों ने अपनी 57 की क्रांति में इस किले का भी यूज किया था। तो ये वही किला है। किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। तो हांसी का किला, हांसी को पहले असीरगढ़ कहते, तो असीरगढ़ का किला एग्जाम में आया तो हांसी का किला है। हांसी कहाँ है? आज हिसार में। तो असीरगढ़ का किला ही हांसी का किला है। और तरावड़ी आप अच्छी तरह जानते हो, कल परसों खूब बताया था। तराइन की लड़ाई कहें, तरावड़ी कहें, तरावरी लिखें, ये करनाल में है। इन किलों का निर्माण, तो हांसी का किला, असीरगढ़ का किला कह लो या तरावड़ी का किला, दोनों किले किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, जो कि लड़ेगा किससे? गौरी से। ठीक है। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध भी मैंने कल बताया था। इल्तुतमिश और यल्दौज, यल्दौज, कुबाचा और ऐबक, ये तीनों किसके खास गुलाम थे? गौरी के। गौरी तो मर गया 1206 में। ये अपना कुतुबुद्दीन ने अपना दिल्ली सल्तनत संभाल ली, कुबाचा से अपनी बहन की शादी कर दी, सिंध वाला इलाका दे दिया, और यल्दौज चला गया था गजनी गौर के इलाके में। ठीक है, अब लेकिन वो वापस आके लड़ेगा इल्तुतमिश से। तराइन का पहला दूसरा युद्ध है 1191-92 का, और तीसरा युद्ध भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, 1215 का। ठीक है, इसमें तराइन की तीसरी लड़ाई इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का अगली पीढ़ी में है, और यल्दौज के बीच हुआ। यल्दौज हारा और ये जीत गया, फिर इसका राज शुरू हुआ। गोहाना का पूरा नाम था गवन भवाना, भावना लिखा है ना ये, गवन भवाना, इसका पुराना नाम गोहाना का। गोहाना क्या याद है? मंदिर तोड़े थे और वो जला दी थी किताबें, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, तो वो उसकी गलती थी। गोहाना का पुराना नाम गवन भावना या गवन भवाना था। यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय ने अपने सेनापति दरिया सिंह के नाम पर एक किला बनवाया। तो गोहाना का किला भी किसका है? इसका पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज के 3 किले पढ़ लिए आपने, हांसी या असीरगढ़ का किला, एक आपने पढ़ा तरावड़ी वाला करनाल का किला, और अब आप एक पढ़ रहे हैं गोहाना का किला। सब किसने बनवाए हैं? पृथ्वीराज चौहान ने। अब पूछ लेंगे गोहाना का किला किसके नाम पर? दरिया सिंह इसका सेनापति था। अपने कितना अच्छा काइंड हार्टेड था, अपने सेनापति के लिए भी इसने किला बनवाया था, सेनापति के नाम पे। तो एक किला बनवाया। पीर जमाल की मजार भी यहाँ स्थित है। पीर जमाल की मजार इंपॉर्टेंट है, मजारों में पढ़ेंगे। पीर जमाल की मजार गोहाना में है। कौन सा किला है यहाँ? गोहाना का किला। किसने बनवाया? पृथ्वीराज चौहान ने। किसकी याद में? अपने सेनापति दरिया सिंह की याद में। ठीक है, तो 3 किले हो गए, असीरगढ़ का, और एक ये गोहाना का, और एक आपने पढ़ा था तराइन वाला, करनाल का। 1139 के आसपास चौहान नरेश अरुणोराज या अरुणोराज ही अरुणराज है ने महाराजा धीराज परमेश्वर श्री की पदवी धारण कर हरियाणा की तरफ आगे बढ़ा। रिपीट हो रहा है अभी ये। अरुणराज ने तोमर राज्य को समूल नष्ट न करके अपने राज्य में परिवर्तित कर लिया। जो सबसे पहला पॉइंट था वो रिपीट कर दिया ताकि याद रह जाए। चौहान नरेश था, विग्रह राज चतुर्थ ने तोमरों को बुरी तरह हराया और दिल्ली और हांसी के प्रसिद्ध दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हांसी का दुर्ग जो कि पृथ्वीराज चौहान का था। इस तरह अब इस क्षेत्र का के असली शासक कौन हो गए? चौहान। तो ये देखो हरियाणा कैसे चेंज हो रहा है। पहले हरियाणा हर्षवर्धन के टाइम में उसके पास था, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़े थोड़े कमजोर कमजोर टाइप के, लेकिन कोशिश करने वाले लोगों ने हरियाणा पे अपना कब्जा कर लिया। कैसे? जो गौरी गजनवी आया वो तो लूट पाट के यहाँ से 2 बार, यहाँ 1009 में 1014 में, 9 में हरा दिया, नारायणगढ़ से वापस भागा। उसके बाद अगली बार आया और यहाँ चक्र स्वामी की मूर्ति तोड़ी, धन लूटा। उसके पोते ने हिम्मत दिखाई, हांसी पे अटैक किया, हारा, लेकिन दोबारा आ गया। उसके अगले बेटे ने यानी मादू ने कोशिश करके और इलाका है, तो पूरा हरियाणा उनके अंडर था। फिर कौन हुए? फिर यहाँ तोमरों के बाद चौहान आए। चौहानों में अरुणोराज ने इनको खत्म किया। भादानकों का उदय और अंत। छोटा है भादानकों का, गुड़गांव वाली बेल्ट है ये, तो ये कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। किसके समकालीन है? तोमर और चौहानों के। हर्ष के बाद के काल, हर्षोत्तर मतलब हर्ष के बाद के काल में दक्षिण पश्चिम हरियाणा, दक्षिण पश्चिम समझ जाओ गुड़गांव वाली बेल्ट में भादानक नामक लोग अत्यंत शक्तिशाली हो गए। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश कहते हैं भादानक शायद हरियाणा प्रदेश के उन प्राचीन लोगों से हैं जिन्हें भद्र कहा जाता था। महाभारत में भद्रों का उल्लेख रोहतक, अग्रोहा यानी हिसार के जनों रोहितक
और अग्रेय और घग्गर और सतलुज के बीच में स्थित मालवा लोगों के साथ हुआ है। अब ये अलग अलग बातें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। भादाना की याद रखो, साउथ की बेल्ट में है। वर्तमान में भद्रों को हम रेवाड़ी भिवानी हरियाणा क्षेत्र में रख सकते हैं। प्रोफेसर दशरथ शर्मा एक आदमी के अनुसार भादानक अहीर जाति से थे और रेवाड़ी नगर से 7 किलोमीटर दक्षिण में स्थित भाड़ावास नामक गांव भादानकों की राजधानी रहा हो, ऐसा आइडिया है। तो भादानक अगर पूछे तो याद करना चौहान और ये अपना क्या नाम था इनका, तोमर, इनके समकालीन है। छोटी सी बेल्ट में थे, गुड़गांव और अपना महेंद्रगढ़ इस बेल्ट में थे, रेवाड़ी के आसपास। भादानकों ने सबसे पहले 8वीं शताब्दी में राजा ललितादित्य की मृत्यु के बाद अपनी शक्ति बढ़ाकर स्वयं को महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित कर लिया था। बंगाल के पाल वंश के राजा धर्मपाल, बहुत बड़ा राजा है, यूनिवर्सिटी भी बनाएगा। धर्मपाल बंगाल का है, के खालिमपुर लेख में वर्णित यादव राजा भादानकों का ही कोई शासक था। यानी यादव भादानक, यानी ये रेवाड़ी से, अपने आप समझ जाओ, यदुवंशी रेवाड़ी वाले। प्रतिहार वंश के समय भादानक सामंत बनकर अहीरवाल, तो अहीरवाल रेवाड़ी हो गया ना, नामक क्षेत्र पर शासन करते रहे। प्रतिहार साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने के बाद भादानक अहीरवाल क्षेत्र के स्वतंत्र शासक बन गए। तो जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव की पट्टी है ना, यहाँ थे भद्र या भादानक। किसके समकालीन हैं कमजोर, लेकिन समकालीन है अपने चौहानों के और तोमरों के। तोमर पहले थे, चौहान बाद में आए। भादानकों और चौहानों की लड़ाई, तो चौहान पहले दोनों से लड़ेंगे ना, तभी तो नंबर 1 बनेंगे। किस किस से, तोमरों को हराएंगे, अर्नोराज, और फिर ये भादानक नीचे की बेल्ट को भी हराएंगे। विक्रम संवत 1208 में चौहान नरेश विग्रहराज चतुर्थ ने भादानकों पर आक्रमण करके उनको पराजित कर दिया। तो अब यहाँ पे कौन छाए फिर, चौहान। किस किस को हरा के, भादानक और तोमरों को। हरियाणा के जिलों के प्राचीन नाम, ये कहानियां हैं, जिसने कहानियां समझ ली उसके लिए पॉइंट्स आसान है, जिसने कहानियां नहीं समझी उसको तो याद भी नहीं होगा। तो आपको 3 चीज समझनी थी, एक भादानकों की बेल्ट कौन सी थी, एक आपके तोमरों ने कब राज किया, तोमरों में कौन बड़े बड़े थे, कौन कौन उनके टाइम में अटैक करने आया, अजय कब था पाल में, और जयपाल कब था, और अनंगपाल कब था, उसका दूसरा नाम क्या था, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर 3 किले जो पृथ्वीराज के टाइम पे बने थे, चौहानों के टाइम में। हरियाणा के जिलों के प्राचीन नाम दिए गए हैं, ये बहुत बार आते हैं एग्जाम में। शरीशकम किसका नाम था, शरीशकम सिरसा का नाम था, सिरसा का पुराना नाम था शरीशकम। इकदार किसको बोलते थे, फतेहाबाद को, फतेहाबाद को इकदार कहा जाता था। हिसार ए फिरोजा, ये शहर बसाया था हिसार नाम का। फिरोजा क्यों रखा था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कानौड़ ब्राह्मणों की जाति थी, महेंद्रगढ़ में रहती थी, महेंद्रगढ़ का ही पुराना नाम कानौड़ था। सत्यमेवपुरम, गांधी जी ने कहा था सत्य की ही जय होती है, और सत्यमेवपुरम मेवात के लोगों के लिए बनाया गया था। तो मेवात, मेव जाति के लोगों जो कि इस्लाम धर्म को मानते थे, पाकिस्तान जा रहे थे, तो गांधी ने रोका था। रेवावाड़ी या रेवतवाड़ी बेटी थी। आपको कृष्ण के बड़े भाई का नाम पता होगा ना, बलराम। बलराम जो थे, दाऊ जिनको बोलते थे कृष्ण, तो कृष्ण यादव ही तो थे। तो कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जिसको बोलते थे वो, या जिसको हम बलराम कहते हैं, जिसके नाम पे बलरामगढ़ भी है, जिसको जो ये अपना दाऊ थे ना, इनकी पत्नी थी ये रेवतवाड़ी। राजा रेवत की बेटी थी, तो अपनी बेटी का नाम रखा रेवावाड़ी या रेवतवाड़ी, उसके नाम का शहर बसा दिया, उसी को आज आप रेवाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो बलराम की पत्नी का नाम था ये। तो रेवावाड़ी, रेवाड़ी का पुराना नाम। गुरुग्राम आप अच्छी तरह जानते हो, गुरु को दान दिया था गुरु दक्षिणा के रूप में, तो गुरुग्राम पड़ गया। पहले गुड़गांव था, उस सबसे पहले गुरुग्राम था, फिर गुड़गांव, फिर गुरुग्राम बना। उपलबा या अपबाला, ये पलवल का पुराना नाम है। शोणप्रस्थ आप जानते हैं सोनीपत था। कर्णताल करनाल का नाम था। स्थानीश्वर मंदिर भी था ना थानेसर में, कुरुक्षेत्र में। रोहितास का किला रोहतक में था। पनपथ पानीपत का नाम था। अब्दुल्लापुर यमुनानगर, अब्दुल्लापुर पुराना नाम था, यमुनानगर में एक शहर हुआ करता अब्दुल्लापुर। ठीक है, कपिस्थल कैथल, क्यों कपिस्थल, हनुमान की नगरी है, हनुमान का जन्म हुआ था, युधिष्ठिर ने बसाया था। और इसको याद करो, इसमें पुराणों में भी इसका जिक्र है, प्राचीन केदार के नाम से। जयंतपुरी किसका नाम था, जींद का, जींद का नाम जयंतपुरी। अन्य नगरों के प्राचीन नाम ये खूब आते हैं एग्जाम में, इनको याद करके जाना चाहिए। कालकूट किसका नाम है, कालका का, कालका कहाँ पड़ेगा, पंचकुला, तो कालकूट कालका का नाम। खड़ियल एलनाबाद का नाम है, एलनाबाद कहाँ पड़ेगा, सिरसा। ये नाम चेंज किया था, एलना उस टाइम में कोई डीसी था जो अफसर रहा होगा अंग्रेजों का। कहते हैं एलनाबाद में बहुत बारिश हुई, पानी भर गया, तो सारे शहर को उठा के ऊपर की तरफ डीसी लेकर गया, और फिर वहां नया शहर बसा दिया जिसको नाम दिया एलना। उसकी पत्नी का नाम था एलना, तो नाम पड़ गया एलनाबाद। पहले नाम क्या था, खड़ियल, अड़ियल जैसा खड़ियल। शरफाबाद, जहां बहुत शरीफ लोग रहते होंगे, ऐसा आइडिया लगा लो, बहादुरगढ़ झज्जर में। अयोहदक किसका नाम था, अग्रोहा का, अयोहदक। महेश किसका नाम था, महम का, महम कहाँ है, रोहतक में, 24 चबूतरा। नवराष्ट्र नारनौल का नाम था, महेंद्रगढ़।
पृथदक, पृथु, इसको थू कर देना, पृथुदक, ये पेहोवा कुरुक्षेत्र, जहां से घोड़ों के व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। प्रतिहार के टाइम में ना घोड़ों का, मिहिर भोज हम पढ़ रहे थे। प्रकृत नाच किसका नाम है? औरंगाबाद पलवल। ये एक्चुअली औरंगाबाद वाला थोड़ा सा गलत दे रखा है। ये प्रकृत नाच जो है ना, ये आपका पड़ेगा भिवानी के आसपास का एरिया, औरंगाबाद नहीं है, ये दूसरा नाम है ऐसा ही, वो है ये, यहाँ भिवानी आना चाहिए, मिक्स कर दिया। युगंधर या युगांधर जगाधरी का नाम है, जगाधरी आप अच्छी तरह जानते हैं, यमुनानगर। बलरामगढ़, बल्लभगढ़, फरीदाबाद। बलरामगढ़, बलराम कौन? कृष्ण के बड़े भाई, जिनकी पत्नी कौन थी? रेवती, जिसके पिताजी ने रेवावाड़ी या रेवतवाड़ी शहर बसाया था, जिसको आज आप कहते हैं रेवाड़ी। ठीक है, तो ये सारे हमने टॉपिक देख लिए। प्रश्नोत्तर हैं, अब आप इनको खुद पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं। भाई हर्षकालीन तांबे की मुद्राएं कहाँ मिली है? बार बार आते हैं। हर्षवर्धन की पहली राजधानी ये थी, तो दूसरी क्या थी? बाणभट्ट के हर्षचरित में कहाँ पर लिखा गया था वो? हर्षवर्धन चालुक्य नरेश कहाँ लड़े थे, कौन से अभिलेख से? ये सारे आपको आ जाएंगे अगर आपने चैप्टर को ढंग से समझ लिया तो। ठीक है, यानी एंशियंट इंडिया का एक बड़ा टॉपिक हमने कवर कर लिया, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, समझने का था। कुछ टॉपिक होते हैं वो रटने पड़ते हैं बार बार, जिनका कोई बेस नहीं होता, लेकिन ये क्योंकि राजाओं की कहानियां थी इसलिए समझनी थी। ये टॉपिक क्लियर कर लेना, अपनी किताब से जरूर पढ़ना। हरियाणा इन वैदिक काल, हरियाणा इन वैदिक है, जिसमें बहुत थोड़े पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, कुछ नहीं है ये। इसमें मैक्सिमम जो पूछेंगे नाम पूछेंगे, या थोड़ा बहुत वेदों से जुड़ा हुआ, तो ये बहुत डिटेल नहीं है। ये 15-20 मिनट का टॉपिक है, इसको मैं मेन पढ़ा देती हूँ, फिर आप जब इसको किताब से पढ़ोगे ना तो आपको बेहद आसान दिखेगा। ठीक है, प्राचीन इतिहास, इतिहास सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं, जबकि डरने की चीज नहीं है इतिहास। इतिहास को कहानियों की तरह समझो तो बेहद आसान है, ये भी प्राचीन है। हमने मध्यकाल पढ़ लिया, आधुनिक पढ़ लिया, आज हमने प्राचीन का गुप्त और गुप्तोत्तर काल पढ़ लिया। अब ये उससे पुराना काल है, वैदिक काल। वैदिक काल का मतलब क्या? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी कि 1500 से 600 के बीच में जो 1000 साल निकले, 900 साल, इस दौरान आपके इस धरती पर, पावन मिट्टी पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया। इस टाइम यहाँ आर्यों का आगमन हुआ, लोहे की खोज हुई, और आपका जो ये इलाका था ना, ये बढ़ के जो पहले सिर्फ सप्त सैंधव तक सीमित था, यानी सरस्वती नदी तक सीमित था, ये आगे बढ़ के यमुना और गंगा तक के मैदानों में फैल गया। इसको आप कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो इस टाइम आपके हरियाणा में क्या हुआ? इस टाइम बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं थी, कोई बहुत बड़े राजा महाराजा नहीं थे, छोटी छोटी बस्तियां टाइप की हुआ करती थी, 10-20-50 घरों से ही गांव बन जाता था। लाइफ बहुत स्टेबल नहीं थी, कोई परमानेंट हाउसिंग सिस्टम नहीं था, कोई लाइफ ऐसी नहीं थी कि स्थायी जिसको कहें, अस्थायी जीवन था। तो हरियाणा आप खुद समझ लो कि कोई बहुत बड़े बड़े राजा वैदिक काल में नहीं हुए यहाँ। ठीक है, इसलिए बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें कुछ बहुत समझने की बात है ही नहीं, बहुत छोटी छोटी सी बातें आएंगी। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इस टाइम के इतिहास की जानकारी आपको ऋग्वेद नाम के वेद से मिलती है, इसलिए इसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। और इस टाइम कोई बहुत प्रतापी राजा नहीं हुआ, छोटे छोटे 20-20, 30-30 लोगों के कबीले नाम के समाज में लोग रहा करते थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, चीजों की अदला बदली थी, कोई बहुत भारी भरकम पैसे, अर्थव्यवस्था, सिक्के, ये सब नहीं था, सादा जीवन था। गाय पालने को सबसे इंपॉर्टेंट मानते थे और गायों के लिए ही जीते और मरते थे, वो टाइम था ये। तो कुछ खास हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि जब इंसान ग्रोथ करता है ना, तब उसके साथ इतिहास चलता है। अब यहाँ जब लाइफ ही बहुत अनस्टेबल थी तो ऐसे इतिहास होगा। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात होता है, लिखित में नहीं मिला तुम्हें, बस ऐसा आइडिया है कि हरियाणा में यहाँ के आदिवासियों, सीसवाल आपका गांव है हिसार में, सैंधव की बस्तियां और आर्यों की बस्तियां अलग अलग थी। तो सीसवाल की सभ्यता जो पुरानी आपकी हड़प्पा के से भी पहले की कहते हैं, और आर्य हड़प्पा के बाद आर्य आए हैं, हड़प्पा खत्म हुआ ना तब आर्य आए। तो आर्यों की बस्तियां अलग अलग थी। पहले लाइफ थी परमानेंट, कितनी अजीब बात है, पुरानी लाइफ परमानेंट थी। उसके बाद जो आर्य आए, इनकी लाइफ परमानेंट एक जगह पे नहीं थी, ये रोज जगह मतलब महीने 4 महीने में जगह बदल लेते थे, तो अलग अलग लाइफ स्टाइल। यहाँ कुछ बस्तियां ऐसी थी जहाँ दोनों सभ्यताओं के अवशेष भी मिले हैं। आपके यहाँ कुछ लोग सीसवाल के मिले, हड़प्पा के, और कुछ लोग मिले आर्यों के। आर्यों के परमानेंट घर नहीं थे, इसलिए इनके घरों का हमें आइडिया ही नहीं है कि कैसे बनाते होंगे, एक आइडिया बस कि झोपड़ी टाइप बनाते होंगे। लेकिन हड़प्पा वाले तो परमानेंट घर बनाते थे, पक्की ईंट से घर बनाते थे, 4-4 5-5 कमरों के घर बनाते थे, डबल स्टोरी घर बनाते थे। उनके पास प्लान्ड तरीके से शहर बसा होता था, उनकी नालियां पक्की होती थी, उनकी सड़कें भी पक्की मिलती थी कहीं कहीं पर। यानी पहले लाइफस्टाइल अलग था, अच्छा था, उसके बाद लाइफस्टाइल हुआ घूमने टाइप की प्रवृत्ति का, तभी लोगों का जीवन अस्थायी था। ठीक है,
मनु वैवत्स के 4 बेटे थे। पुराना प्राचीन इतिहास कहता है भाई 4 लड़के थे। पहले ना लोगों की बड़ी कमी थी, आदमी नहीं मिलते थे, बहुत कम। क्या होता था, पैदा होते मर जाते। एक राजा के 10 बेटे हुए, 10 के 10 मर गए, राजा भी मर गया, खत्म, कोई है ही नहीं। पूरा एरिया ब्लैंक, कोई लिखत पढ़त नहीं थी कौन कहाँ का राजा है। जो जहां रह रहा है वो वहां का राजा बन गया। ना कोई मार काट थी ज्यादा, लड़ाई भी सिर्फ गायों को लेकर थी। तो ये उस टाइम की बातें हैं जब लोगों की कमी थी, जनता नहीं थी तब। तो कहते हैं 4 बेटे हुए के, इक्ष्वाकु जिसका वंश चलता था, परशु, सुद्युम्न और शर्याति, ये 4 लड़के हुए। तो ये एक आदमी है जिसके 4 लड़के हुए। इसमें 2 पुत्र थे, सुद्युम्न और शर्याति। ये हरियाणा में भी इनका राजपाट था। छोटे छोटे राजा, अरे 50-100 लोगों को ये राजा वाजा मान लेते थे। सुद्युम्न का कार्य क्षेत्र सरस्वती के ऊपर का क्षेत्र था। तो तुम सोच लो, तुम्हारे यहाँ अंबाला और पंचकुला वाला इलाका, अंबाला कुरुक्षेत्र का क्षेत्र शामिल था। शर्याति के पास राजस्थान की सीमा तक के हरियाणा का, यानी नीचे वाले हरियाणा का शेष भाग था, जिसकी राजधानी शायद, तुम्हें नहीं पता, संभवतः मतलब शायद नारनौल के आसपास थी। ये शायद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम का कुछ भी ऐसा लिखत पढ़त में कोई चीज ही नहीं मिली, कोई बड़े राजा नहीं थे, तो कोई ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया, झोपड़ी बनाई, वो तो टाइम के साथ खराब हो गई, खत्म हो गई। तो शायद आइडिया लगा रहे हो। सुहोत्र का उत्तराधिकारी उसका बड़ा बेटा था वृहत, हरियाणा के पैतृक राज्य का स्वामी बन गया। उस टाइम पे छोटे छोटे गांव, भैया इसका मैं स्वामी हूँ। कालांतर में भरत वंश में त्रित्सु नामक प्रतापी राजा हुआ, त्रित्सु, और इसके आगे इस वंश को त्रित्सु वंश कहा जाने लगा। तो कोई एक हुआ त्रित्सु, उसके नाम का वंश चल पड़ा। त्रित्सु वंश का प्रतापी राजा था दिवोदास, जिसने इस वंश के यश को बहुत बढ़ाया। बहुत बढ़ाने का मतलब है 2-4 और आसपास के गांव अपनी प्रॉपर्टी में जोड़ लिया, तब इतना ही बहुत बढ़ाना था। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर पर्वतों और वृक्षियाओं के साथ दिवोदास का युद्ध हुआ। ये 2 राजा है जिसमें दिवोदास की विजय हुई। भाई दिवोदास ही तो मेन आदमी था, किसी से लड़ा अड़ोसी पड़ोसियों से नदी के तट पे और वो जीत गया। सुदास, सुदास का नाम आपने ऋग्वेद में जरूर सुना होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है। सुदास एक राजा था, आर्य राजा, और वशिष्ठ ऐसा बताते हैं ऋग्वेद को, जिन्होंने 7वां मंडल लिखा, कि सुदास से लड़ने के लिए 10 राजा आए, 5 आर्य और 5 अनार्य, और परुषणी नदी, जिसको आज आप रावी कहते हैं, परुषणी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ, जिसमें कि सुदास विजयी हुआ। दास राज्य युद्ध है। तब बहुत थोड़ी जनसंख्या, छोटे मोटे राजा थे, कोई बहुत भारी भरकम जनसंख्या नहीं थी, तो उसी की बात कर रहे हैं। सुदास के बाद त्रित्सु वंश का पतन होने लगा, सुदास के बाद ये खत्म हो गए, फिर भरत वंशी आएंगे आगे। राजा पुरुकुत्सु के पुत्र त्रसदस्यु ने हरियाणा पर आक्रमण करके त्रित्सुओं को हराया और हरियाणा पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ये नाम आएंगे नहीं, ये सिर्फ तुम्हें एक आइडिया दे रही हूँ कि छोटे छोटे राजा हैं जिनकी कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरह से धीरे धीरे हरियाणा का विकास हुआ है। ठीक है, बस एक नाम इंपॉर्टेंट था सुदास का। पुरु वंश में आपको याद है ना, पुरु, कुरु, पांचाल, ये आप सबने वैदिक काल में पढ़ा है। त्रसदस्यु के बाद अनेक प्रतापी राजा हुए, जिनमें हिरणी, त्रिशी, त्रयरुषा और कुरुश्रवण प्रमुख हैं, जिनका कि इतिहास में कोई बड़ा नाम भी नहीं आता। ययाति का बेटा था पुरु, इसके नाम पे पुरु वंश की स्थापना हुई और इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। इसी पुरु वंश में आगे चलकर राजा दुष्यंत हुए। दुष्यंत, फिर देखो शकुंतला दुष्यंत की कहानी, फिर आगे पांडवों और युधिष्ठिर तक पहुंचेगी सारी चीजें। ठीक है, दुष्यंत हुए। उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा था भरत, जिसके नाम पे आपके देश का नाम है। तो दुष्यंत का बेटा भरत तो था। इससे पहले तो गिनती चुनती के 4 आदमी, वो फिर उनमें से 1-2 की शादी, 1-2 के बच्चे हुए, फिर उनसे बस पीढ़ियां बनती गई। तो ये भरत था, ये चक्रवर्ती सम्राट हुआ जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो भरत किसका बेटा है? दुष्यंत का। ये पुरु वंश में था दुष्यंत, इससे पहले कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था। सुदास था वो, जो कि आर्य राजा था। पुरुवंश का शासक सुदास, जिसका मैंने नाम लिया दास रागे युद्ध वाले का, और 10 राजाओं के संघ के बीच परुषणी नदी, परुषणी आज की रावी, के तट पर एक युद्ध हुआ। ये लिखा हुआ है आपके ऋग्वेद में, इसलिए आप मानते हैं, जिसे दास राग्य युद्ध कहते हैं, क्योंकि 10 राजा लड़ने आए ना, एक राजा से, सुदास से, तो इसलिए दास राग्य युद्ध। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई, 10 हार गए, ये जीत गया परुषणी नदी के तट पे। कुरु पुरु वंश की एक शाखा थी। कुरु जो है ये पुरु वंश की एक ब्रांच थी, लेकिन कुरु लोग राजा सुदास द्वारा पराजित होने के कारण हिंद ईरानी क्षेत्र में जाकर बस गए। तो कुरु जो है ये पराजित हुए और फिर जाके बस गए। कुरु वंश, ये कौरवों वाला कुरु वंश। तो कुरु वंश के कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जो 18 दिन तक चला, जिसमें पांडवों की विजय हुई। जो आदि, ये पांडव की विजय तुम्हें पता है ना, 900 ईसा पूर्व की घटना है, यानी अब वैदिक काल की एक ब्रांच का खात्मा हो गया, 1500 से 1000 वाली का। अब 1000 से 600 वाली चलेगी। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखो लोहे के अस्त्र शस्त्र थे, क्योंकि लोहा सन 1000 ईसा पूर्व में आपने खोज लिया था। लड़ाई हुई है 900 ईसा पूर्व में, 100 साल में लोहे का यूज अच्छा होने लगा, इसलिए लड़ाई बड़े स्तर की हुई थी। ठीक है, 900 ईसा पूर्व पेपर में आया था, ये कब हुआ था।
तो 18 दिन तक चला, इसमें पांडवों की विजय हुई, इसलिए इसके 18 अध्याय है मेन। जो आदिवासी आर्य नहीं बने वो दास या दस्यु कहलाने लगे। ऐसे जनों में हरियाणा के पणी लोग काफी प्रसिद्ध थे। संभवतः शायद इन पणियों का स्थान आधुनिक पानीपत था। तो पणी व्यापारियों को भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो आर्य नहीं बने वो पणी बन गए, कुछ लोग कहते हैं कि गाय चुराने वाले भी पणी थे वैदिक काल में। फिर आया उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, यानी लोहे के बाद जब राजपाट बढ़ने लगा, राजा बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बनने लगे, सेना बनाने लग गए, टैक्स लेने लग गए, और प्रॉपर जिसको कहते हैं राजपाट शुरू हुआ वो लोहे के बाद इस टाइम पे शुरू हुआ। राजा कुरु ने कुरु वंश की स्थापना की और इंद्रप्रस्थ को इस वंश की राजधानी बनाया। राजा कुरु ने पांचाल पांचाल अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा पांचाल भी एक महाजनपद था। पांचालों को परास्त करने के बाद सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और इसे कुरु जंगल नाम दिया। कुरु जंगल मतलब कुरुक्षेत्र, तो कुरु जंगल वर्तमान का कुरुक्षेत्र है। शामवर्ण और कुरुओं ने मिलकर पांचालों से युद्ध किया। छोटे से पांचाल हैं, छोटे से कुरु हैं, अब ये लड़ रहे हैं आपस में, और विजय के बाद शामवर्ण की पुनः हरियाणा पर सत्ता स्थापित हुई। शायद शायद शामवर्ण की निसंतान मृत्यु हुई और उसके बाद कुरु हरियाणा के शासक बन गए। तो कुरु और शामवर्ण पांचालों से युद्ध करके जो है इस हिस्से को हड़प लेते हैं। फिर उसके बेटे, उसका कोई बेटा नहीं था, तो ये किसके हाथ में आ गया? कुरु लोगों के में। कुरु मतलब यही जो ये आगे अपने वाले कुरुक्षेत्र वाले। विद्वानों का मत है, ऐसा आइडिया है, ये कंफर्मेशन नहीं है, कि ऋग्वेद में वर्णित कुरु श्रवण ही कुरु है, जिसे त्रसदस्यु का वंशज भी कहा गया। जो पुराने वो ययाति और वो सब थे ना, इक्ष्वाकु, तो उस टाइम का। कुरु ने अपने पराक्रम से हरियाणा जैसे छोटे से राज्य को काफी विस्तृत कर लिया, इसलिए इनके राज्य का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। अब इनके होने का प्रमाण नहीं है इन सब का, मतलब ये वस्तुतः संभवतः ऐसा मानते हैं, जैसे हमें कंफर्म है कि हाँ गुप्त काल में ऐसे ऐसे राजा हुए। क्यों? चट्टानों पे लिखवा रखा है, इस युद्ध में ये हुआ, इस युद्ध में ये हुआ, लेकिन इनके ऊपर किताबें एज सच नहीं लिखी गई, ना इन्होंने खुद किताबें लिखी, ना इनके टाइम में कोई ऐसे राइटर थे। इनकी बातें तो बहुत सालों बाद जाके किसी को याद रह गई, तो उन्होंने बाद में लिख दिया। तो इसलिए हर जगह शब्द आ रहा है वस्तुतः, कि शायद संभवतः ऐसा हुआ होगा। ये कंफर्मेशन नहीं है, बस आइडिया है कि ऐसा हुआ होगा। फिर कुरु के उत्तराधिकारी कौन बने? महाभारत के प्रसिद्ध युद्ध से पहले राजा शांतनु के समय में गांधार, गांधार तो आप समझ जाओ पाकिस्तान का इलाका, पश्चिमी सीमा, ये जो हमारी उत्तरी पश्चिमी सीमा है पर बसने वाली एक वीर जाति थी, इसने हरियाणा पर आक्रमण किया। गांधार, गांधारी थी ना, गांधार नरेश की जो बेटी थी, तो इसने हरियाणा पर आक्रमण किया। शांतनु, ये सब पुराने छोटे छोटे राजा हैं। शांतनु के बड़े बेटे चित्रांग ने गांधारों की सेना को कुरुक्षेत्र के मैदान में सरस्वती नदी के तट पर रोका और उनसे भीषण युद्ध किया, जिसमें कौरवों की विजय हुई, लेकिन चित्रांग वीरगति को प्राप्त हुआ। कौरव जीत गए, यानी कुरु इलाके वाले जीत गए। गांधारों और कौरवों के बीच हुए युद्ध को कुरुक्षेत्र का पहला युद्ध कहते हैं। गांधार और कौरव ये पहले भी लड़े थे, फिर देखो कौरवों के घर में ही गांधार की लड़की आई थी, गांधारी, तो वही तो इलाका था ये, गांधार और कौरवों के बीच। ये कुरुक्षेत्र का पहला युद्ध था। लगभग इसी समय गंगा यमुना दोआब में पांचालों से भी कौरवों का युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों की विजय हुई। तो पांचाल, ये सब तुमने सुना होगा महाभारत में, रामायण में, पांचालों से भी लड़े कौरव, गांधार वालों से भी लड़े कौरव, और फिर वहां से भी उनकी शादी ब्याह हुए और पांचालों में भी इनके शादी ब्याह हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद विचित्र वीर ये राजा हुआ, ये राजा का नाम है। इसकी अकाल मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी को नियोग से 2 बेटे हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। तो ये जो राजा था ना, ये अचानक से मर गया। फिर इसकी पत्नी के बाद में 2 बेटे हुए, जिसमें से एक का नाम धृतराष्ट्र है और एक का पांडु। और आप अच्छी तरह जानते हो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे। फिर उनका बड़ा बेटा जो हुआ, उसके मन में शक उन्होंने भर दिया, जो गांधार का था, गांधार से लड़े थे ना पहले, तो उसने उसका बदला ले लिया एक तरह से। धृतराष्ट्र जन्मांध था, बचपन से अंधा, बड़ा तो था लेकिन अंधा है तो कैसे राज करेगा, इसलिए पांडु ने उसके स्थान पर 10 सालों तक राजकाज संभाला। लेकिन जब उसका बेटा जवान हुआ तो फिर कहा भाई बड़े आदमी का पहला अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता है, तो इसलिए कहा कि दुर्योधन का हक है। लेकिन फिर युधिष्ठिर ज्यादा लायक था, तो पांडु ने उसकी जगह 10 साल राजकाज किया। धृतराष्ट्र का वयस्क पुत्र था दुर्योधन। जब बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंप दिया गया। दुर्योधन के शासन काल में ही महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। तो ये दुर्योधन के टाइम पर ही प्रसिद्ध युद्ध 900 ईसा पूर्व में हुआ, जब लोहे की खोज हो चुकी थी। ठीक है। साहित्य और संस्कृति का विकास, शायद उत्तर वैदिक काल में ही थानेसर में देश का प्रसिद्ध विद्यालय, शायद, पक्का नहीं पता, शायद
विकसित हुआ। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, तभी तो देखो आप जहां भी नाम आया तो राजाओं का आया, कभी राजाओं की बेटियों ने राज नहीं किया, राजाओं के बेटों ने हमेशा याद किया। तो कैसा समाज था? पितृ प्रधान समाज था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था या कुल था, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्ववारा, ये विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। लड़कियां पढ़ती भी थी, ऐसा नहीं कि लड़कियां पिछड़ी हुई थी, पढ़ती थी, लड़कियों को बराबरी का हक था। लेकिन अगर राजाओं की बात करें तो उनके अगले वंशज हमेशा बेटे बनते थे। ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। पहले पशुपालन था 1000 ईसा पूर्व तक, लेकिन जैसे ही लोहा खोज लिया तो पशुपालन बन गया सेकेंडरी काम धंधा और मेन काम धंधा बन गई खेती। जब 500 साल थे ना, 1500 से 1000, तो खेती नंबर 1 नहीं थी, तब था पशुपालन, गायों के लिए लड़ते मरते थे। लेकिन जैसे ही लोहा खोजा महाभारत के युद्ध के दौरान, तब प्रॉपर्टी बड़ी चीज होगी, प्रॉपर्टी पे तो लड़े थे ये कौरव और पांडव। ठीक है। आर्यों के प्रिय पशु था घोड़ा और सबसे प्रिय देवता थे इंद्र, इसलिए इंद्र के लिए ही सारे मंत्र उच्चारण और वो सब थे। 250 बार इंद्र का नाम आया ऋग्वेद में। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा, जो मैं बहुत देर से बात कर रही हूँ, लोहा 1000 ईसा पूर्व में मिला था, जिसे श्याम अयस, श्याम मतलब काला, श्याम अयस लोहे का नाम था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था, जिसमें लो आएगा वो लोहा नहीं थी, ये याद रखना। लोहे का नाम था श्याम अयस, और जिसको लोहित कहा जाता था वो लोहा नहीं, वो क्या था? वो तांबा था। तांबा तो इनके पास पहले से था, तो तांबे के बाद इन्होंने लोहा खोजा। तांबे का नाम क्या था? लोहित अयस, और उसका नाम था श्याम अयस। व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी, तो व्यापारी थे, पणी व्यापार के लिए जाते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनाट, ये वेकनाट बेकनाट सूदखोर कहा जाता था, और इनको अच्छा नहीं मानते थे। जो ऋण देकर चीजें, मतलब ज्यादा पैसे लेता था बदले में कुछ भी सामान, तो वो बेकनाट थे। हरियाणा के शक्तिशाली राजाओं ने अपने विरुद्ध भी बदलने प्रारंभ किए, और राजा के स्थान पे वे अपना नाम देखो, अधिराज, राजाधिराज, सम्राट, विराट, एकराट, सार्वभौम, क्योंकि वो बड़े राजा बन गए। लोहा मिल गया ना, प्रॉपर्टी बढ़ा ली, बड़ी सेना, ज्यादा टैक्स, ज्यादा हथियार, तो नाम भी बढ़ा लिए। पहले सिर्फ राजा कुलप थे, परिवार थे, अब क्या बन गए? महाराजाधिराज या एकराट, मतलब एक चारों दिशाओं का एक राजा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, व्यवसाय लिखना था। व्यवसाय वर्ण की जगह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। पहले ना काम धंधा आपकी मर्जी से था। एक काल था जब आप अपनी मर्जी से, भैया मुझे पढ़ने का काम करना है, ठीक है तुम ब्राह्मण हो, मुझे तो अपने एरिया की रक्षा करनी है, ठीक है तुम क्षत्रिय हो, मुझे चीजों का लेन देन करना है, व्यापारी बन जाओ, मुझे सबकी सेवा करनी है, शूद्र बन जाओ, मर्जी थी। शूद्र का बेटा कह रहा है पिताजी मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, शूद्र का बेटा ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मण का बेटा कह रहा है पिताजी मुझे तो किसी की सेवा करनी है, ठीक है बेटा बन जा शूद्र। बुरा नहीं था कोई भी, चारों व्यवसाय अपनी मर्जी के थे। शूद्र का बेटा ब्राह्मण, ब्राह्मण का बेटा शूद्र, वैश्य, कुछ भी बन सकता था। लेकिन अब जब प्रॉपर्टी बढ़ गई ना, तो मन में लोभ आ गया। राजा ने कहा मेरा बेटा ही राजा बनेगा, ब्राह्मण ने कहा मेरा बेटा ही पढ़ेगा, वैश्य ने कहा मेरा ही व्यापार करेगा। फंस गया शूद्र। उसने कभी नहीं चाहा कि मेरा बेटा मेरा काम ही करता रहे जबरदस्ती, भाई मैं कर रहा हूँ इच्छा से, मेरा बेटा क्यों करेगा, उसका मन करेगा करेगा। लेकिन अब ब्राह्मणों ने कहा हमारे यहाँ एंट्री नहीं भैया, सिर्फ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, श्लोक लोक सिर्फ हमारे बच्चे सीखेंगे। राजाओं ने कहा तू कहाँ से आएगा, राज सिर्फ मेरा बेटा करेगा, मेरी प्रॉपर्टी में उसको दूंगा। वैश्यों ने कहा तू क्यों व्यापार करेगा, व्यापार मेरा बेटा करेगा। तो सबसे बुरी अवस्था किसकी हुई? शूद्रों की। वही है देखो ये। तो उत्तर वैदिक काल यानी जब लोहा मिल गया, व्यवसाय वर्ण की जगह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। अब वंशवाद आएगा। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ये पेपर में आता है सीता, तो ये कोई सीता माता नहीं है, हल रेखा जो जोत देते ना खेत, उसको सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क, ये सिक्के थे, और शतमान मुद्रा की इकाई, पेपर में आएगा निष्क। निष्क को सोने का ढेर भी कहते हैं। लेकिन इस काल में किसी खास वजन और आकृति के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा नहीं जैसे अभी आपने पढ़ा तांबे के सिक्के 600 वाले, हर्षवर्धन वाले, तो कहाँ मिले हमारे सोनीपत में। इस टाइम बहुत कोई ऐसे सिक्के नहीं मिले। निष्क ऐसा आइडिया है कि सोने के ढेर में चीजों का लेन देन होता होगा, जो बड़ी चीजें थी, तो हमने नाम शतमान और निष्क, ये इकाई थी पैसों की, लेकिन बहुत ज्यादा सिक्का आपको कुछ नहीं मिला। महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ? महाभारत युद्ध के बाद अच्छी तरह जानते हैं। युधिष्ठिर जो है अपने 5 भाइयों को लेकर कहते हैं भैया स्वर्ग की यात्रा पे चले गए, जींद में रहे, पांडु पिंडारा में उन्होंने 12 साल सोमवती अमावस्या की तपस्या की। तो महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर, अब इनके बेटे मार दिए थे ना सारे युद्ध में, तुम्हें याद होगा, 5 पांडवों के 5 बेटे सोए हुए थे, तो रात में मार दिए, इनका कोई वंशज नहीं बचा। लेकिन इनका एक बेटा था जो देखो वो इसमें फंस गया था चक्रव्यूह में, क्या नाम था? अभिमन्यु। उसका बेटा
था जो अगला राजपाट संभालेगा। तो देखो कितनी मार काट मचाई, सारे मर गए, सारी प्रॉपर्टी खाली। और फिर युधिष्ठिर के छोटे भाई अर्जुन का पोता जो है ना वो राजपाट, और फिर धीरे धीरे इनका सब कुछ समाप्त हो गया। तो इतनी मारकाट मचाई कि बचे ही नहीं राजपाट करने के लिए। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर कौरव राज्य के अधिपति के रूप में गद्दी पर बैठे, क्योंकि कौरव तो सारे मर गए, तो अब अगला राजा युधिष्ठिर, लेकिन इसका बेटा तो है ही नहीं। युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी कौन बना? अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, जो मर चुका, उसका बेटा परीक्षित, राजा परीक्षित। और परीक्षित का बेटा बनेगा जन्मेजय। जन्मेजय के पिताजी परीक्षित को सांप काट लेगा और ये मर जाएगा। तो फिर उस जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए जींद के सफीदों में सर्प दमन यज्ञ करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, ठीक है। तो युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी बना अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, जिसका नाम था अभिमन्यु का बेटा जिसका नाम था परीक्षित। परीक्षित बड़ा राजा था। राजा परीक्षित का राज्य 3 भागों में था, एक कुरुक्षेत्र, एक कुरु जंगल और एक हस्तिनापुर। तो यही हरियाणा और दिल्ली का इलाका, ठीक है। ये वैदिक कालीन क्षेत्र, वही सारी बातें बताई, इनमें कुछ अलग नहीं है। वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें। वेदों को पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, वेद बहुत टफ थे, टफ संस्कृत थी, तो ब्राह्मण ग्रंथ बना दिया। हर एक वेद के 2-2 ग्रंथ लिख दिए, उसमें उसको आसान भाषा में समझा दिया, ठीक है। जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद धर्म का ज्ञान है, इसमें ऋचाएं हैं, प्रेयर्स हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधि है, कर्म कांड, ओम स्वाहा, ये ओम भूर्भुवः स्वः, तो इसमें है स्वाहा ये शब्द है। सामवेद में संगीत पर आधारित सारे गामा पा टाइप की चीजें हैं। अथर्ववेद में साइंस भी है, मेडिसिन भी है, टोना टोटका भी है। सबसे ज्यादा यूजफुल वेद है अथर्ववेद। लेकिन ब्रह्मवेद कौन सा है? ऋग्वेद। गुरु के पास बैठकर मिलने वाला ज्ञान उपनिषद में लिखा गया। उप मतलब पास, निषद मतलब बैठना। गुरु के पास बैठ के गुरु के चरणों में, और जो ज्ञान हासिल किया गुरु के पास बैठ के, वो किताबों में लिखा, 108 किताबों में, उसे आप कहते हैं उपनिषद। 10 उपनिषदों पर टीका टिप्पणी लिखी है आदि गुरु शंकराचार्य ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुंडकोपनिषद, उपनिषद 108 है, उसमें से एक का नाम है मुंडको। मुंडक मत टिक कर देना, जैसे मांडुक्य देंगे, मुंडक कर सकते हो, मुंडक उपनिषद अलग अलग लिख देंगे, मांडुक्य मत टिक करना। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते ये लिखा हुआ है, पेपर में बहुत बार आता है। भारत का ये हर जगह लिखा है ना, जहां आपने देखा होगा नेशनल एम्बलम का सिंबल है सत्यमेव जयते। कितनी सारी सरकारी गाड़ियों पे भी लिखा होता है सत्यमेव जयते, जो राष्ट्रपति पीएम वगैरह को लेके चलती हैं, सत्य की ही जय होती है अंत में। इसका एग्जाम्पल आपने युधिष्ठिर के भाई और ये सब देख लिया। ये कहाँ से लिया? एक उपनिषद से। कौन से उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। तो मुंड को इकट्ठा करने के कारण मुंडको उपनिषद। अथर्ववेद जिसमें टोना टोटका टाइप की चीजें हैं, के अनुसार महाभारत में अभिमन्यु का बेटा परीक्षित जीवित रहा था, सिर्फ एक बचा था, बाकी सब मर गए थे। और ये 5 भाई और इनकी पत्नी जो है वो स्वर्ग की यात्रा पे चल पड़े। चलते चलते थकते गए और चलते चलते ही मरते भी गए। कहते हैं सब मर गए थे, वो कौरव तो सारे ही मार दिए थे, ये बचे थे, ये भी चलते चलते स्वर्ग की तरफ निकले, और फिर रास्ते में जैसे जैसे थकते गए तो एक एक करके सारे मरते गए। सिर्फ एक बचा था राज करने के लिए। कौन? अर्जुन के बेटे का बेटा। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, जिसका भी वध कर दिया था 13वें दिन, और उसका बेटा था परीक्षित। परीक्षित को सांप ने काट लिया, इसलिए उसकी मौत का बदला लिया उसके बेटे जन्मेजय ने, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? जीवित रहा था, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है, कि ये अकेला जिंदा रहा था मृत्यु लोक में, बाकी सब मर गए थे। परीक्षित ने कुरु राज्य की राजधानी असंध करनाल को बनाया। परीक्षित के बाद जन्मेजय, बहुत इंपॉर्टेंट, जन्मेजय यहाँ के राजा हुए, जिसने अपने पिता के लिए सर्प दमन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, सर्प दमन, सफीदों में सर्प यज्ञ करवाया। और कहते हैं ऐसा यज्ञ था वो जिसमें आसपास जितने सांप थे ना कोई सांप काट के कहीं घुस गया होगा, तो उन सबको यज्ञ में ऐसे मंत्रोच्चारण कराए कि उड़ उड़ के वो सांप आए और उस अग्नि में समा गए, मर गए सारे। तो सर्प दमन यज्ञ करवाया किसने? जन्मेजय ने। क्यों? क्योंकि इसके पिता परीक्षित, जो किसका बेटा था? अर्जुन का पोता था परीक्षित। अर्जुन का बेटा कौन था? अभिमन्यु, उसका वध हो गया था चक्रव्यूह में, और उसका बेटा था परीक्षित। परीक्षित इकलौता बचा था, तो यमलोक, इस लोक का वो देवता बन गया था। उसका मर्डर तो क्या, उसका तो सांप ने काट लिया, तो उसका बदला लिया उसके बेटे जन्मेजय ने, ठीक है। ये सफीदों में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। जन्मेजय के बाद सप्तनिक राजा बना, जिसने तक्षशिला को राजधानी बनाया। तो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे बस ये। हरियाणा में वैदिक कालीन साक्ष्य थानेसर में राजा कर्ण का किला जो बचा है, अभी भी जो दिखता है, सुध, यमुनानगर, दौलतपुर, कुरुक्षेत्र आदि मिले, बहुत छोटे इलाके हैं। कुरुओं की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, ठीक है। बस अब ये लास्ट आ गया इसका, ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं 2-4, इनको और पढ़ा दूं। इसमें मेन जो पॉइंट्स थे ना वो मैंने आपको बता दिए। ये बहुत ऐसा नहीं है कि इसको आप जो है बहुत ज्यादा रटें, बस मेन, जैसे जन्मेजय वाला इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है जिन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं।
चलो ये हो गया ना हमारा, ये हुआ कुरुक्षेत्र आदि मिले हैं। कुरुओं की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अन्य तथ्य, छोटे तथ्य, पंचविश ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जो वेदों को आसान बनाने के लिए लिखे गए थे, एक एक वेद के दो दो तीन तीन ब्राह्मण। तो पंचविश ब्राह्मण में हरियाणा को ब्रह्मवेदी के नाम से संबोधित किया गया। तो पूछ लेंगे पंचविश ब्राह्मण में हरियाणा का क्या नाम है, तो इसका नाम है ब्रह्मवेदी। शतपथ ब्राह्मण ये भी एक्सप्लेन करता है वेद को, और ऐतरेय ब्राह्मण ये एक्सप्लेन करते हैं। इसे कुरु प्रदेश कहा गया, कुरुओं का प्रदेश। ब्रह्म और महाराजा पृथु, पृथु के नाम पर पृथुदक नामक पेहोवा तीर्थ का निर्माण किया गया। महाभारत और वामन पुराण के अनुसार इसे धरती का युद्ध स्थल माना गया हमारे इस हरियाणा को। पहला पक्ष कपिल पक्ष जींद में है, इसको राम हृदय तीर्थ भी कहते हैं। और दूसरा पक्ष है तरंतुक पक्ष, हाट गांव जींद में। जींद में ना एक्चुअली क्या हुआ था, जब ये सब खत्म हो गया तो जींद में बैठ के कहते हैं 12 साल तपस्या की थी इन पांडवों ने कि भाई हमने कितने लोगों को मार दिया। ये मारना जरूरी था क्योंकि असत्य जो था वो हारना जरूरी था, अधर्म का हारना जरूरी था। लेकिन ये पांचों खुश बिल्कुल नहीं थे। अपने ताऊ चाचा अपने रिलेटिव्स को मार के कौन खुश होता है? मार बेशक दिए, मारने पड़े, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि भाई ये तो सिस्टम है, अगर कोई भी गलत कर रहा है तो चाहे तुम्हारे सगे हैं उनको तुम्हें मारना पड़ेगा। उस टाइम ये जरूरत थी समाज की। लेकिन वो इतने दुखी थे कि यार हमने अपने ही खून को खत्म कर दिया और जिसका नुकसान उठाना पड़ा, इनके भी तो बेटे मारे गए सारे। इकलौता अभिमन्यु का बेटा परीक्षित तो बचा था और तो सारे ही मर गए थे। तो उस एक मन में गिल्ट था, दुख था। 12 साल बैठे रहे। सोमवती अमावस्या आई, जितने लोगों का खात्मा करना पड़ा सबका इन्होंने पिंड दान किया, वहां हाथ जोड़े अमावस्या के दिन और उनका पिंड दान करके फिर ये चल पड़े थे स्वर्ग के रास्ते। तो सब कुछ खत्म हो गया था, उसके बाद कोई नहीं बचा। तब ये छोटे मोटे राजा फिर बचे थे। ठीक है, तो ये दोनों पक्ष। दृष्टवती नदी, दृष्टवती आपकी प्राचीन नदी। अब कोई कहता है चेतांग का नाम है, कोई कहता है शायद पुरानी साहिबी है, कोई कहता है शायद ये घग्गर के आसपास थी। दृष्टवती नदी के किनारे महाभारत और वामन पुराण में बताए गए हैं। सरस्वती नदी के अनुसार दो अन्य पक्ष हैं। पहला पक्ष अरंतुक पिली कुरुक्षेत्र, इसे बहर पक्ष, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, युधिष्ठिर ने इसका संचालन किया था। मतलब ये सब वो बातें हैं कि भाई ये क्या सिस्टम से काम कर रहे थे। महाभारत के नकल को नकुल कर लेना। नकुल, महाभारत में नकुल था ना कैरेक्टर। नकुल दिग्विजयम एक किताब है में रोहतक का वर्णन है। तो आपका जो रोहतक है ना, कहते हैं बहुत सुंदर शहर था, पता नहीं कितने योजन लंबा चौड़ा, इसकी लंबाई चौड़ाई और बिल्कुल हरा भरा। ये लिखा हुआ है नकुल दिग्विजयम नाम की किताब में। तो पूछेंगे नकुल दिग्विजयम में हरियाणा के किस इलाके का वर्णन है, तो रोहतक का। बहुत हरा भरा धन धान्य से परिपूर्ण क्षेत्र लिखा गया। तो नकुल दिग्विजयम में रोहतक का वर्णन है। इसके अनुसार नकुल ने, नकुल जो पांचों पांडवों में था, रोहितिका, रोहतक और सिरसा में एक अभियान का आयोजन किया था। तो यहां से ये निकला था, तो इसने इसका वर्णन किया। नकुल दिग्विजयम उसी पर बेस्ड है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक, बहुत इंपॉर्टेंट, हरियाणा रिच था ना, यहाँ बिल्कुल हरियाली थी, नदियां थी, जंगल थे, कुछ भी मिट्टी में डाल दो तुरंत पैदा हो जाएगा, इसलिए इसका नाम था बहुधान्यक, यानी बहुत सारा धान्य जहां पे पैदा हो सकता हो। तो महाभारत काल में हमारा नाम क्या था? बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, जो कि जैसे पुराने जो राजा है ना, तुमसे बहुत पुराने राजा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे सुदास का कैरेक्टर है, भरत का कैरेक्टर है, इक्ष्वाकु पूछ सकते हैं, शांतनु पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आगे आए तो पांचाल वाला इलाका पूछ सकते हैं, गांधार वाला, कुरु वाला, पुरु वाला पूछ सकते हैं। फिर उसमें आगे आए और तो ये जो अपने ये हैं दो है ना, पांडव और ये अपना युधिष्ठिर जिसका बेटा था, और दूसरा वो जिसका बेटा धृतराष्ट्र, और जिसका बेटा दुर्योधन था। फिर दुर्योधन इस इलाके का राजा बना, फिर वो लड़ाई झगड़े, फिर कौन जिंदा बचा, किसने राज किया। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। इनको एक दो बार पढ़ोगे ना तब ये समझ में आएंगे। ये सारे कैरेक्टर संभवतः में हैं, कुछ चीजें हैं कंफर्म, लेकिन बहुत सारी संभवतः में। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन है पुरुवंश की राजधानी महाभारत वामन पुराण में हरियाणा को क्या कह दिया, कुरु की राजधानी क्या थी, वो स्थान जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया। तो मनु के पुत्र शर्यती का राज्य की राजधानी, तो दो ही तो थे ना इसके, सुद्यम्न और शर्यती, जिसका संबंध हमसे था। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको आप करोगे तो ये आपको बेहद आसान दिखेंगे। ठीक है, ज्यादा समझने का टॉपिक है गुप्तों वाला, क्योंकि उनकी कंफर्मेशन है, वो चट्टानों पे लिखी बातें हैं, वो किताबों में लिखी बातें हैं, उनको कंफर्म आप कह सकते हैं कि हाँ जी राजा ऐसे थे। इनके बारे में जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि ऐसा युद्ध हुआ था, ये लोग जिंदा थे, इन लोगों ने ऐसे ऐसे काम किया। ठीक है, तो हमने दो इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लिए। एक में हमने देखा वैदिक काल में आपका हरियाणा कैसा था,
उत्तर वैदिक में कैसा था और कैसे महाभारत के युद्ध के बाद हरियाणा में चीजें बदली। फिर हमने देखा गुप्तों के टाइम में हरियाणा कैसा था, और गुप्तों के बाद हर्षवर्धन और ये अपना चालुक्य और इन सब में कैसे लड़ाई वड़ाई हुई, और उस टाइम पे हरियाणा कैसा था। यहाँ जाके खत्म हो गया था चौहान और अपने ये है ना तोमर और भादानक, यहाँ जाके खत्म हो गया था एंशियंट, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी मध्यकाल की। तो एंशियंट का थोड़ा सा टॉपिक रह गया जिसमें हड़प्पा और सीसवाल वाली चीजें और पढ़नी है, उसके बाद हमारा एंशियंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इनको ढंग से पढ़ लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम 2 क्लासेस मत लो, एक ही क्लास ले लो। ठीक है, एक ही क्लास ले लूंगी, लेकिन अब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरी क्लास नहीं होती, इसलिए मैं डबल डबल क्लासेस ले रही थी। तो अब आपका सिलेबस बहुत ज्यादा हद तक पूरा हो गया, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, हार्डली 8-10 दिन के टॉपिक, शायद 8-10 दिन भी ना लगे अब, क्योंकि टॉपिक सब छोटे रहते हैं, वो एक एक दिन में एक एक टॉपिक कवर होता जाएगा। ठीक है, कल छुट्टी है क्या? कल क्या बोला गया, छुट्टी है कल? अच्छा, कल ऐप की छुट्टी रहेगी। ठीक है, कल ऐप पे कोई क्लास नहीं रहेगी। हाँ, अब ठीक है भाई, मेरी मदर अब ठीक है थोड़ी सी। मैथ्स की क्लास आज नहीं है ना? मैथ्स की क्लास, अच्छा वैसे सर से मेरी जो बातचीत हुई थी, सर कह रहे थे कि मैं सैटरडे संडे में 3-3 क्लास लूंगा, 3 सैटरडे को और 3 संडे को, फिर हफ्ते भर आप उसको आराम से पढ़ते रहना, करते रहना। ठीक है, सर थोड़े से ज्यादा बिजी रहते हैं, तो वो क्लासेस आपके हाथ में होंगी, आप रोज एक एक करके देख लेना, वो 3-3 क्लासेस करके सैटरडे संडे में निपटा देंगे उसको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करो। अब सिलेबस तुम्हारा लगभग कंप्लीट हो गया है, बहुत सारा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब तुम्हें अपने पार्ट पे मेहनत करनी है, किताब उठा के जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा चीजों में से गुजरो। अब ये 2 टॉपिक कराए हैं ना किताब में, ये 2-2 पेज 3-3 पेज, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, इनकी कहानियां लंबी हो गई। अब 1.5 घंटे से लगातार मैं पढ़ा रही हूँ, 1.5 घंटे से भी ज्यादा हो गया, तो इन सबको तुम आज सुन लिया ना तुमने, अब इसको बैठ के किताब से पढ़ना। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री के आपके कंप्लीट मिलेंगे, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न, तीनों 2 तो कंप्लीट हो गई, तीसरी का हमने आधा हिस्सा लगभग कर लिया, क्योंकि अब सिर्फ वो रह गया हड़प्पा वाला और सीसवाल वाला, वही मेजर बचा है, बाकी आपका कंप्लीट है ये। ठीक है, चलिए थैंक यू, गुड नाइट, खूब खुश रहो, पढ़ते रहो, और हमेशा ये चीज सोचो कि अपना जीवन सिर्फ तुम सुधार सकते हो, कोई दूसरा आदमी तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं करेगा। हर कोई आएगा, एक छोटा सा रोल प्ले करेगा, तुम्हारे पेरेंट्स ने वो रोल प्ले कर दिया, छोटा सा रोल टीचर्स प्ले करेंगे, मेजर लाइफ का हिस्सा तुम्हें प्ले करना है, क्योंकि तुम्हें ये काम दिया गया है अपने जीवन को अच्छा बनाने का। भगवान ने हर एक को जिम्मेदारी दी है, अपने जीवन को खुद अच्छा बनाओ। अगर आप मेहनत करोगे तो लाइफ बहुत खूबसूरत बन सकती है। अब तुम पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो फिर लाइफ बहुत टफ होती है। लाइफ बहुत लंबी उनके लिए है जिनके पास कमाने के साधन नहीं है, उनका एक एक दिन बड़ा मुश्किल से कटता है, लेकिन जिनके पास कमाई के साधन है उनकी लाइफ बहुत जल्दी गुजर जाती है, क्योंकि वो हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं, उनको दिन से रात का पता ही नहीं चलता कि कैसे सुबह हुई थी और कैसे रात हो गई। मैं अपनी लाइफ देखूं खुद, तो मैं पूरा दिन मेरा पढ़ाने में निकल जाता है, मैं दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ाती हूँ, जिसके लिए मैं खुद 3-4 घंटे पढ़ती हूँ, तो पूरा दिन तो गया पढ़ने पढ़ाने में, पता ही नहीं चला दिन कब हुआ। अब ये शुरुआत हुई है 2021 की, और देखते देखते देखना एकदम से लगेगा कि एंड आ गया, तो ये टाइम बहुत जल्दी भागता है। जब तुम लाइफ में सेटल हो जाओगे ना, तो लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, फिर आपको लगेगा लाइफ बहुत जल्दी भाग रही है। जब तक आपके ऊपर मुसीबत रहती है, आप कमाते नहीं है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, जब आप एक स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे होते हैं, तो एक एक दिन काटना भारी होता है, लेकिन जब लाइफ अच्छे स्टेज पे आती है तब लाइफ बहुत स्पीड से गुजर जाती है। तो कोशिश करो कि लाइफ बहुत स्पीड से गुजरे, उसके लिए अपना बेस अच्छा बना लो, खूब मेहनत करो, मन से पढ़ो, जिस काम को करो दिल से करो। अगर पढ़ रहे हो तो 100% पढ़ने में ध्यान रखो, उस टाइम फोन को बिल्कुल छोड़ दो दूसरी चीजों के लिए। अब आप पढ़ ही फोन से रहे हो तो फोन को ऑब्वियसली छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इस टाइम पे फिर कोई भी नोटिफिकेशन चेक मत करो कि व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, ट्विटर पे क्या चल रहा है, या इंस्टा पे किसने नई पिक्चर अपलोड की है, ये नहीं देखना इस टाइम। इस टाइम सिर्फ पढ़ना, मतलब 100% पढ़ना। जो बच्चा जिस काम को 100% मन से करेगा ना, उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा। पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, मौज मस्ती करना गलत नहीं है। आप देखो आधा घंटा, आप 1 घंटा फेसबुक पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर 1 घंटे का मतलब 1 घंटा होना चाहिए, 1 घंटे से वो 4 घंटों में ना तब्दील हो। ये जिम्मेदारी आपकी अपनी पर्सनल है। इस फोन से या तो आप नौकरी लग जाओगे, या ये फोन आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, ये आपके अपने हाथ में है। ठीक है, खूब खुश रहो, पढ़ो, हमेशा पॉजिटिव रहो। अच्छा, सर की क्लास नहीं है आज, सर की क्लास नहीं है फिर, ठीक है, चलिए थैंक यू, गुड नाइट।